अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास हम शुरू करते हैं जब तक और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएं। जी वालेकुम सलाम। अमीन भाई सिर्फ एक दो कर दीजिएगा प्लीज़। आप अगर अपडेट वाले यूट्यूब के ग्रुप पे आज वाली दोनों वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल में आने में तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और ये टॉपिक्स भी दोनों नए हैं। ये वीडियो क्लाउड फॉर्मेशन के बाद की है। अच्छा, आज की वीडियो मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर होती है वो। मुझे इसका या अंदाज़ा कहीं नहीं है अपलोड वीडियो। कर दे वहाँ वी शेयर टाइप की जगह पे जहाँ से हम डाउनलोड कर ले सारे। रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपलोड करवा देता हूँ। ठीक और है। आज की रिकॉर्डिंग जल्दी ही, लेकिन मुझे ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा इसको, क्योंकि मुझे फिर खुद डाउनलोड करनी होगी। अच्छा, तो सब ज्वाइन हो गए या हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक आप लोगों के कुछ सवाल है? हम लोगों ने प्रैक्टिस करी क्लाउड फॉर्मेशन पे। और क्लाउड फॉर्मेशन इतना मुश्किल तो नहीं था, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जितना टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, उतना मुश्किल भी नहीं था। बस ये था कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही है। कंटेंट बताने में ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें सारी हमने लैंग्वेज पूरी क्लाउड फॉर्मेशन पे बारे में लिखी, इसको थोड़ा समझा, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से समझा, तो इसलिए वो थोड़ा आपको ज़्यादा हैवी लग रहा होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो कुछ नहीं है। चलो यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन तो शेयर हो गई होगी होपफुली। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हम 11 बजे से पहले एंड कर दें क्लास। और ये हमने पहले वाली स्क्रिप्ट लिखी है, हटा देते हैं, क्लाउड पर आ जाते हैं। क्लाउड वॉच हमारा टॉपिक होना चाहिए सबसे पहला। अभी सिर्फ 18 स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं। चले हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जो लेट ज्वाइन होते हैं उनके लिए 1-2 मिनट हमारे हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो क्लाउड वॉच AWS की मॉनिटरिंग सर्विस है। हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। आप लोगों ने नोट करा होगा, जब आप EC2 क्रिएट करते थे या ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते थे, या तो आप कुछ भी लोड बैलेंसर या AWS की कोई भी सर्विस क्रिएट करते थे, आपके पास ऑप्शन आ रहा था मॉनिटरिंग का। सर और रिकॉर्डिंग जब कर। आप उस पर जाते थे, जी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। उस मॉनिटरिंग के ऑप्शन पे जब आप जाते थे, Recording in progress. तो आपको एक डैशबोर्ड नजर आ रहा था। डैशबोर्ड पे तमाम मॉनिटरिंग चल रही थी। हम कोई रनिंग सर्विस देखते हैं कि वो किस तरह से चल रही है। EC2 हम देखते हैं कुछ रनिंग है। यहाँ पे एक लोड बैलेंसर रन है, तो इस लोड बैलेंसर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर है, इसमें लिसनर, इंटीग्रेशन, टेक्स्ट सब होता है। इसमें एक मॉनिटरिंग का भी एक ऑप्शन आप लोगों को हमेशा नजर आता होगा AWS की सर्विस में। तो ये जो मॉनिटरिंग है ये प्रोवाइड करता है AWS का क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग किस तरह करता है? क्लाउड वॉच मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स इन अ सेंस, आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, या आप ये समझ लेना आपके पास कुछ इस तरह के सिस्टम लेवल पैरामीटर्स होते हैं, जो अपने पास कोई ना कोई डेटा रख रहे होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि डेटा पॉइंट, आप ये कह सकते हैं डेटा पॉइंट मतलब आपके पास कुछ सिस्टम में, जैसे मेरा पास अगर लिनक्स की मशीन चल रही है, उस लिनक्स की मशीन में किसी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट पे मेरे पास कोई ना कोई रिकॉर्ड आ रहा होगा। रिकॉर्ड से मुराद है मेरे पास मेमोरी आ रही होगी, कितनी परसेंट मेमोरी यूज़ हो रही है। आप लोगों ने नोट करा होगा, आप Ubuntu चलाते हैं या विंडोज़ चलाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप देखते हैं कितने प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कितनी आपकी हार्ड ड्राइव यूज़ हो रही है,
कितने आपके नेटवर्क रिक्वेस्ट आ रही है और आपके पास लिमिट कितनी है। तो किसी भी आपकी ब्लॉक डिवाइस की या आपकी कोई भी मेमोरी की या कोई भी आपकी ऐसी सर्विस जो आपके पास चल रही है आपके सिस्टम में, आप उसको किसी स्पेसिफिक पैरामीटर में, किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में सेव कर दें, तो उसको आप कह सकते हैं मैट्रिक। तो मैट्रिक आपके पास क्या हो जाता है, मैट्रिक आपके पास हो जाता है डेटा पॉइंट। मतलब उस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ डेटा है, अगर आप उसको कलेक्ट करेंगे तो आपके पास कोई भी ऐसा डेटा आएगा जिसके थ्रू आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो आपको मैट्रिक तो समझ में आ गया। मैट्रिक क्या है, आपके पास डेटा पॉइंट है आपके सिस्टम में। अगर मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन दिखाऊँ AWS की, मैट्रिक्स, इन्होंने क्या बताया, डेटा पॉइंट ने जो पब्लिश कर रहा है क्लाउड वॉच। पब्लिश का मतलब क्या है, डेटा सेंड कर रहा है किसको, क्लाउड वॉच को। क्लाउड वॉच उस डेटे को अपने पास रख रहा है अपनी मेमोरी में, और आप उसको विजुअलाइज देख सकते हैं, विजुअलाइजेशन में देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या है, मैट्रिक एज अ वेरिएबल टू मॉनिटर एट द डेटा पॉइंट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आवर टाइम। मतलब आप टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इन केस अगर मैं चाहता हूँ मेरा सिस्टम की मैं मेमोरी देखना चाहता हूँ, कितनी मेमोरीज की यूज़ हो रही है, तो अगर मेरे पास अभी टर्मिनल ओपन होता है, देख, तो यहाँ पे मेरे पास फ्री की कमांड होती है। मैं देख सकता हूँ उसमें यूज़ मेमोरी इतनी है, फ्री इतनी है, शेयर्ड इतनी है, टोटल इतनी है, और स्वैप इतना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा पॉइंट बना सकता हूँ यूज़ पे, एट डेटा पॉइंट फ्री पे बना सकता हूँ, एट डेटा पॉइंट टोटल पे बना सकता हूँ। और इसको मैं क्या कहूँगा, मेरा एक मैट्रिक। किसी भी नेटवर्क पे आप बना दें, आपका प्रोसेस नेटवर्क कुछ भी आप एक डेटा पॉइंट बना दें, वो आपके लिए मैट्रिक हो गया। आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक का डेटा कलेक्ट करेंगे अपने पास किसी आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम के आउटसाइड कहीं पर उस डेटे को कलेक्ट करेंगे, और उसको आप किसी विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड पे देख लेंगे, डायरेक्ट बगैर विजुअलाइज भी आप उसको देख सकते हैं, और इजीली इसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन क्या हो सकते हैं कि अगर मेरे सिस्टम की मेमोरी 70% इंक्रीज कर गई, तो जाहिर सी बात है सिस्टम बर्स्ट होने वाला है। तो मुझे चाहिए कि मैं मल्टीपल सिस्टम्स और हाई अवेलेबिलिटी, मतलब मल्टीपल इंस्टेंस अटैच करूं, ताकि मेरा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और मेरा मेमोरी जो है 70% से ज़्यादा इंक्रीज ना करे। ऐसा ना हो मेरा यूज़र मेरी साइट को एक्सेस कर रहे हैं और मेरी साइट हैंग आ रही है क्योंकि वो जिस सर्वर पे चल रही है उसकी रैम फुल हो गई है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी मॉनिटरिंग सर्विस के थ्रू। अब मॉनिटरिंग सर्विस तो एक डैशबोर्ड आपको दिखा रहा है, वो डेटा कलेक्ट किस तरह से करके ला रहा है, मल्टीपल सिस्टम से, मल्टीपल मैट्रिक्स से डेटा कलेक्ट करके वो अपने पास ला रहा है और आपको शो करा रहा है। तो इन केस आपके पास मल्टीपल EC2 मशीन हैं, तो आप तमाम EC2 मशीन में इंडिविजुअल जा जाके तो चेक नहीं करेंगे कि किसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसकी क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह वो चल रही है। तो आप मॉनिटरिंग सर्विस यूज़ करते हैं हमेशा। तो मॉनिटरिंग सर्विस बाय डिफॉल्ट आपको AWS में हमेशा लगी हुई मिलेगी। इन्होंने देखें कौन कौन से लगाई, उन्होंने टारगेट रिस्पॉन्स टाइम पे कोई डेटा पॉइंट होगा इनका जो आपको इस पे बता रहा है कि इसका टारगेट रिस्पॉन्स टाइम कितना है, तो ये टोटल बता रहा है। फिलहाल तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। और आप इसमें यहाँ पर आपके पास डैशबोर्ड पे ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे बता सकते हैं ये क्यों डिजिटल से हो रहा है, आप कितने टाइम का देख रहे हैं मैट्रिक। मैंने बताया ना, मैट्रिक कलेक्ट होकर आ रहा है टाइम टू टाइम, मतलब आप 5 मिनट में, हर 5 मिनट में नया डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हर 10 मिनट में नया डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हर 1 सेकंड में नया डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे 1 मिनट देख सकता हूँ, मिनिमम देखें 1 मिनट आ रहा है, 5 मिनट आ रहा है, 15 मिनट, इसमें कोई डेटा है ही नहीं फिलहाल, तो इसलिए इसमें खाली डैशबोर्ड आ रहा है, 6 आवर आ रहा है, 1 डे आ रहा है। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। हम कोई ऐसा मैट्रिक देखते हैं जिसमें डेटा हो, जैसे कि हमारे पास रूल एवोल्यूशन में डेटा है, ELB 5xx में डेटा है, 543 में डेटा है, न्यू कनेक्शन में ये देखें कस्टम लोड बैलेंसर यूनिट में हमारे पास डेटा रखा है। ये क्या कर रहा है, कंज्यूम लोड बैलेंसर कैपेसिटी यूनिट कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास सम पे आ रही है, हम इसको एवरेज देख सकते हैं, हम इसको मिनिमम देख सकते हैं, हम इसको मैक्सिमम देख सकते हैं, और उसको सम इसका देख सकते हैं, हम इसको काउंटिंग देख सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, वैसे मैं सम पे ही लगा देता हूँ। लास्ट आवर, लास्ट 3 आवर, लास्ट 6 आवर, कब की आपको मॉनिटरिंग देखनी है, ये वो डेटा आपको दिखा देगा और आपको एक डैशबोर्ड में दिखा रहा है साफ सुथरा। टाइम कितना हो आपका, 1 मिनट का, 5 मिनट का। देखें जो आपके पास ग्राफ आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है कितना, 340, 345, 350,
और 355, मतलब हर 5 मिनट के बाद का ये आपको ग्राफ दिखा रहा है। ये ग्राफ के अंदर पॉइंट आ रहे हैं आपके हर 5 मिनट बाद क्या आ रहा है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ तो देखें ये हर एक मिनट का मेरे पास डेटा आएगा। तो ये मेरे पास हर एक मिनट का डेटा दिखा रहा है। देखें डेटा पॉइंट कितना हो गया, 10 मिनट 15 मिनट के दरमियान हर एक मिनट पे इसने मुझे अपना मैट्रिक दिखाना शुरू कर दिया। हम इसको 6 आवर कर लेते हैं तो ये अब हमें 6 आवर के मुताबिक दिखा रहा होगा। हम इसको 1 आवर कर लेते हैं, 1 आवर तो कुछ नहीं है, 15 मिनट कर लेते हैं तो हमें 15 मिनट के हिसाब से दिखा रहा है। तो इसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हैं। जो सिर्फ मॉनिटरिंग नज़र आ रही है, डिसीजन कैसे लेते हैं, इसमें अलार्म का कॉन्सेप्ट होता है, लॉग का कॉन्सेप्ट होता है, फिल्टर का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम देखते हैं। फिलहाल आपको मॉनिटरिंग तो समझ आ गई। 2 तरह की मॉनिटरिंग है, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट और एक ही आप कस्टम बनाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो AWS ने खुद प्रोवाइड करी है और उसका आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी, लेकिन जो आप कस्टम बनाते हैं उसके लिए आपका अलग से चार्जेस होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है व्यू क्लाउड वॉच मैट्रिक्स इन क्लाउड वॉच मैट्रिक डैशबोर्ड। आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं और आप चाहें तो आप इसके डैशबोर्ड पे जाकर भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे आप लोग एक बार कंफर्म कर दें। जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास ये क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये क्या कर रहा है, अभी हमने देखा हम लोड बैलेंसर पे गए तो लोड बैलेंसर के मैट्रिक्स से हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाएंगे, उस पर हमें मॉनिटर नज़र आ रहा होगा। आप EC2 एक बनाते हैं उस पर भी एक मॉनिटरिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, हर जगह नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर आप क्लाउड वॉच की सर्विस पे जाते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको सारे डैशबोर्ड के मतलब सारे इवेंट आपको दिखाएगा कि भाई ये क्लाउड वॉच मेरे पास है, API गेटवे है, लोड बैलेंसर जो अभी हम देख कर आए, एक क्लाउड वॉच लॉग है, DynamoDB है, काइनेसिस, लैम्डा, जो सर्विस हमने रन करी है उन सबके यहाँ लाइन बाय लाइन आ रहा है। वहाँ पे हम देख रहे थे, वहाँ पे सिर्फ इसका अपना आ रहा था, यहाँ पे सारे तमाम आ रहे हैं। अगर मैं उसी को लोड बैलेंसर को देखना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं ओपन कर लेता हूँ उसको। देखें वही क्लाउड वॉच है, वही ELB है और ये वही ELB मैंने डायरेक्ट खोला हुआ। अब हम क्लाउड वॉच के थ्रू जा रहे हैं तो उसने मुझे बताया कि आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में ये तमाम डेटा पॉइंट्स हैं, जो तमाम मैट्रिक्स आपके वहाँ पे सेट हुए हैं। तो देखें यही मैट्रिक्स अभी हम वहाँ पे देख रहे थे, जैसे कि LC यूजेज आ रहा है हमारे पास, बहुत सारे आ रहे हैं। आप किसी को भी यहाँ पे इजीली देख सकते हैं और इसकी डाउनलोड कर सकते हैं CSV फाइल, व्यू इन मैट्रिक्स, तो व्यू इन लॉग, दोनों देख लेते हैं। व्यू इन लॉग देख लेते हैं सबसे पहले। ये व्यू इन लॉग क्या है और व्यू इन मैट्रिक क्या है, ये मैं आपको दोनों समझाता हूँ। तो व्यू इन लॉग और व्यू इन मैट्रिक में आपको क्या नज़र आ रहा है, इसने आपको एक डैशबोर्ड दे दिया। उस डैशबोर्ड में इसने कोई सा भी लाइन, स्टैक एरिया, नंबर की काउंटिंग आ जाएगी, बार और पाए, गोल वाला जो आता है। फिलहाल इसमें कोई डेटा नहीं है, इसमें पाया कुछ भी नहीं आ रहा। हम लाइन में देख लेते हैं तो ये लाइन आ रही है हमारे पास और इसमें यहाँ पर टाइम भी आ रहा है, कितने टाइम का हमें देखना है। हमें देखना है 3 डेज का, 1 वीक का। हम पाए चार्ट चेक करते हैं। अच्छा, पाए जब नज़र आता है पूरा कोई 100% कुछ इसमें मिला है, इसमें अभी लाइन में हम देख लेते हैं। ये सारे ग्राफ हैं, लाइन, स्टैक एरिया, नंबर, बार, पाए। अगर स्टेटिस्टिक्स का आपको थोड़ा सा आइडिया है, ग्राफ का आइडिया, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये सारे ग्राफ हैं, ग्राफ इसके नज़र आ रहे हैं। ये आपके मैट्रिक हैं, ये मैट्रिक का डेटा पॉइंट है, यहाँ सिलेक्ट हुआ है, उसको मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ। देखो पर से मैट्रिक भी गायब हो गया। फिलहाल यहाँ एक ही डेटा पॉइंट है, तो इसलिए अगर हम ऑल मैट्रिक्स में जाते हैं तो हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जाते हैं और इसमें हम पर एजी पे जाते हैं तो हम यहाँ पे देखें एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। अब देखें ग्राफिकल मैट्रिक में कितना आ गया, एक से ज़्यादा आ गया। अब मैं इसको आपको ग्राफ में चेक करवाता हूँ।
आप इसके यहाँ से नाम को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन पाई ग्राफ आ नहीं रहा इसका, बार भी नहीं आ रहा, नंबर भी एक्चुअली ये यूज नहीं हुआ। क्या चीज पूछ रहे हैं आप? एलसीयू एलसीयू क्या है? एलसीयू मैंने नीचे लिखा हुआ है कंज्यूम एलसीयू। आपकी वॉइस बहुत डिस्टर्ब आ रही है, मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा। चलिए दोबारा, एलसीयू क्या है ये? मुझे क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वॉइस। अच्छा, ये तो हम वो है जो बना बनाया देख रहे हैं, जो यहाँ पे बना हुआ है, जो हमने यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करे, हमने ग्राफिकल मैट्रिक में भी देख लिया वो किस तरह से आ रहा है। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, जितना भी टाइम का आप देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। पूछ रहे हैं कंज्यूम एलसी क्या है? कंज्यूम एलसी हमारा डेटा पॉइंट है, और डेटा पॉइंट है हमारे पास। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये हमारे पास एक डेटा पॉइंट है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हम कोई ऐसा डेटा पॉइंट देखते हैं जो रेलेवेंट हो, जैसे कि रैम, सीपीयू और नेटवर्क। कुछ उसका नहीं, मुझे एक EC2 बनाना होगा और मैं थोड़ी देर में बनाता हूँ। पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इसका रिव्यू दिखा देता हूँ कि क्या है। ये होगा लीज काउंट, एवरेज होगा कंज्यूम, कि कितना ये कंज्यूम कर रहा है और क्या कंज्यूम कर रहा है, HTTP रिक्वेस्ट कंज्यूम कर रहा है। इसके हम लॉग्स देख लेते हैं। अच्छा, क्लाउड वॉच मैट्रिक्स और क्लाउड वॉच लॉग्स में क्या फ़र्क है कि आपके पास जो भी डेटा आ रहा है, जो भी आपका मैट्रिक एंड पॉइंट से डेटा आ रहा है, वो आ रहा है लॉग्स में। वो कोई ना कोई लॉग्स जमा हो रहे हैं, वो लॉग्स आपके सारे उसका रिकॉर्ड आ रहा है, कितना उसके लॉग्स हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना मैट्रिक सेट कर सकते हैं कि जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में। तो ये दोनों ऑप्शन है आपका। मैट्रिक आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, लॉग आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे ये मेरा लॉग है, लॉग ग्रुप है। लॉग ग्रुप में मेरे मल्टीपल लॉग स्ट्रीम्स हैं, फिलहाल इसमें एक ही है। इस लॉग स्ट्रीम में जाकर मैं इसको डिटेल में देख सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास डिटेल लॉग्स आ रहे हैं, हर डेटा पॉइंट, हर टाइम फ्रेम के आ रहे हैं कि 39, 39, 39, तमाम टाइम फ्रेम के मेरे पास लॉग्स आ रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, आपने नोट करा होगा, आप अपने सिस्टम में कोई भी सर्विस रन करते हैं उसके कोई ना कोई लॉग्स बन रहे होते हैं, वो लॉग्स इस तरह के होते हैं। तो आप यहाँ पे डिटेल लॉग्स भी देख सकते हैं, उसको कॉपी कर लें, उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन लेना है, कोई एरर ट्रबल शूटिंग करनी है, या कुछ भी आपको देखना है स्टेटस, तो आप लॉग्स में डायरेक्ट देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है आपके पास, आप साफ सुथरा मैट्रिक्स में उसको देख लें कि वो किस तरह से आ रहे हैं, कैसे शो हो रहे हैं। डेटा पॉइंट आप यहाँ जितने टारगेट करेंगे वो सब डैशबोर्ड में शो होते रहेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है, लॉग्स और मैट्रिक्स। अभी मैं कुछ सर्विस क्रिएट करता हूँ, या उससे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स में जाकर डेटाबेस के कुछ लॉग्स देखता है। इसमें देखेंगे कितने सारे सर्विसेज हैं, और हम देखने जा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसमें तमाम सर्विसेज में हम देखने जा रहे हैं API गेट। इसमें कोई EC2 बना हुआ नहीं है फिलहाल, तो इसमें EC2 आ भी नहीं रहा। इसमें RDS के मैं लॉग देखता हूँ डेटाबेस के। RDS में मैं देखता हूँ अक्रॉस ऑल डेटाबेसेस। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं CPU क्रेडिट बैलेंस और CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इस ग्राफ में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 आवर की CPU यूटिलाइजेशन आ गई जो यूज़ हो रही है। और इसको मैं किसी पाई में देखता हूँ, तो देखें इसका पाई आ गया, पाई ग्राफ आई है। फिलहाल ये एक ही है, इसमें एक आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ डेटाबेस, देखिए मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए डेटा पॉइंट, एक CPU यूटिलाइजेशन और एक डेटाबेस कनेक्शन। तो इसने क्या करा, डेटाबेस कनेक्शन CPU यूटिलाइजेशन को एक सिंगल पाई चार्ट में कनेक्ट कर दिया। इसमें मेरा 14% ये है और 85% ये है। तो आप इतनी अपनी मर्जी से कंपेरिजन यहाँ बना सकते हैं। जैसे मैंने बना लिया CPU यूटिलाइजेशन और डेटाबेस कनेक्शन में। तो पाई चार्ट में आप देख लें, बार में आप देख लें, बार इस तरह का आता है बार चार्ट। आप नंबर्स में देख लें तो ये नंबर्स में इसकी काउंटिंग आ रही है। डेटाबेस कनेक्शन की काउंटिंग 0.5 है और ये CPU यूटिलाइजेशन 2.4 है। आप स्टैक एरिया देख लें तो ये डायरेक्ट आपको स्टैक एरिया दिखाएगा कौन सा कितना ज़्यादा फुल है। आप लाइन चार्ट देख लें, लाइन चार्ट आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। टाइम आप अपनी मर्जी का लगाते हैं कि मुझे 3 आवर्स का देखना है, 12 आवर्स का देखना है, 1 डे का देखना है, 3 डे का देखना है, 1 वीक मेरे पास ऑप्शन है।
तो ये सारे मॉनिटरिंग आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर मैं पाई बनाऊंगा तो पाई तो इसी तरह आएगा, बार भी इसी तरह आएगा, नंबर्स कुछ इस तरह से आएंगे, स्टैक एरिया कुछ इस तरह से आएगा और लाइन कुछ इस तरह से आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कस्टम डैशबोर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे देखें डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। कस्टम डैशबोर्ड से क्या फ़ायदा हुआ वो भी हम देख लेते हैं। देखें ये एक डैशबोर्ड है और यहाँ पे देखें ब्लैंक आ रहा है, ये हमें कह रहा है आप डैशबोर्ड क्रिएट करें। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स तो हैं, हम उसको जाके इंडिविजुअली मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया, कहाँ पर आया, मैं मैट्रिक्स में आया। मैट्रिक्स में आने के बाद अब मुझे क्या मॉनिटर करना था, यहाँ पे तो हज़ारों चीज़ें थी मॉनिटरिंग करने के लिए। सबसे पहले देखें मैं क्लाउड वॉच में आया, फिर मैं गया मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें थी मैनेज करने के लिए। मैं क्लाउड वॉच से आता हूँ, ये देखें यहाँ पे मुझे मैनेज करना था, मैं चाहता था मैं RDS में चेक करूँ। अब RDS में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मुझे चेक करनी थी CPU यूटिलाइजेशन और डेटाबेस कनेक्शन की कुछ देखना था, तो ये सारे डैशबोर्ड तो उसके पास आ रहे हैं। मैं चाह रहा था कि मैं अपना डैशबोर्ड बना लूँ यहाँ पर जो ब्लैंक वाली जगह है और उसको मॉनिटर करते रहूँ। अपना डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पास डेटा पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, सारी सबकी मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन मैं एक अपना कस्टमाइज डैशबोर्ड बनाना चाह रहा हूँ जिसके थ्रू मैं सारी चीज़ें एक डैशबोर्ड पे ले आऊँ, एक ही जगह से उसको देखता रहूँ, मॉनिटर करता रहूँ। जब भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे जाकर अंदर अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अपने मेन डैशबोर्ड पर आऊँ तो यहीं पे मेरा वो डैशबोर्ड शो हो रहा हो। तो हम डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पे मुझे डैशबोर्ड बनाना है, इस CPU जैसे ऑल मैट्रिक्स आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने दो सिलेक्ट करे हुए हैं, डेटाबेस कनेक्शन और CPU यूटिलाइजेशन। तो इन दो मैट्रिक्स से मैं चाह रहा हूँ मैं अपना एक डैशबोर्ड बना लूँ, और डैशबोर्ड में बनाना चाह रहा हूँ 12 आवर्स पर। सही है, हर 12 आवर्स का मेरे पास एक डैशबोर्ड बन रहा है। तो ये तो मैंने सिलेक्ट करा है मैनुअली, अब इसको मैं कस्टमाइज़ कैसे कर सकता हूँ। अब इसको मैं कस्टमाइज ऐसे कर सकता हूँ, जो ये मैंने मैनुअली सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने अपना एक केस बना लिया, मेरा केस है पाई चार्ट, मैंने अपना एक पाई चार्ट बना लिया इन दो डेटा पॉइंट्स को लेके। अब मैं यहाँ से जाऊँगा हटूँगा तो ये तो चेंज हो जाएगा, तो हट ही आएगा, वापस मुझे बार बार आगे मैनुअल इसको देखना होगा। मैं यहाँ से एक डैशबोर्ड कर देता हूँ, ऐड टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का कोई भी नाम रख देता हूँ, क्रिएट न्यू कर देता हूँ, तो जैसे कि डेटाबेस CPU यूटिलाइजेशन, ये मैंने नाम रख दिया डैशबोर्ड। इसने मुझसे पूछा आपको कौन सा चार्ट लेना है, पाई, बार, नंबर, स्टैक एरिया, कोई सा भी, तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे एक विजेट बन जाएगा, और तो यहाँ पर अच्छा नाम मुझे ओके करना था, तो नाम मैंने यहाँ पे बना लिया डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्रिएट हो गया इस नाम का। तो इसको मैं ऐड टू डैशबोर्ड कर देता हूँ। ऐड टू डैशबोर्ड करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये मेरे पास डैशबोर्ड में आता है, हम देखें यहाँ पे पहले क्या था, बिल्कुल ब्लैंक था। अब यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ गया, आप मल्टीपल डैशबोर्ड बना सकते हैं, आप डायरेक्ट आए डैशबोर्ड को, डायरेक्ट उसको एक्सेस करें। इस डैशबोर्ड पर फिलहाल एक ही चार्ट आ रहा है, तो मैं ऐड विजेट कर रहा हूँ, तो इसमें आ क्यों नहीं रहा। अच्छा इसको अभी हमने सेव नहीं करा, पुराना वाली विंडो है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास एक डैशबोर्ड हमने क्रिएट कर लिया, फिलहाल उसमें विजेट हमने एक ही रखा हुआ है। सही है, अब मैं जाकर और विजेट इसमें ऐड करता हूँ। सही है, तो यहाँ से मैं इसको बैक हो रहा हूँ वापस से अपने मैट्रिक्स पे, और फिलहाल मैं ऑल मैट्रिक्स में जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ इन दोनों डेटा पॉइंट्स को मैं हटा रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ DB लोड और DB लोड CPU, इसमें भी कुछ नहीं है, कोई ऐसा डेटा जिसमें पहले से कोई डेटा हो। एक्चुअली सर्विस चल नहीं रही,
तो उसमें कुछ डेटा ही नहीं है, वरना ये सब चीज़ें फुल आ रही होती हैं। रीड लेटेंसी में कुछ आ रहा है और रीड IOPS में कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। रीड थ्रूपुट में कुछ आ रहा है। कोई और हमेशा डेटा निकालते हैं जिसके हमें नीड हो। ये हम मैट्रिक्स में जाए, मैट्रिक्स के IOPS देखते हैं, राइट लेटेंसी, राइट थ्रूपुट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने राइट लेटेंसी और राइट IOPS का मैं बना रहा हूँ। मेरी मर्जी में यहाँ पे एक चेक करूँ जब भी बनेगा, दो चेक करूँ जब भी बनेगा। तो मैं इन दो पे बना रहा हूँ, और इस बार मैं पाई नहीं बना रहा, इस बार मैं लाइन बना रहा हूँ या मैं स्टैक एरिया बना रहा हूँ। तो ये स्टैक एरिया का मैंने डैशबोर्ड यहाँ पे चूज़ कर लिया। अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड टू डैशबोर्ड कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ ऑप्शन है, जितने भी डैशबोर्ड क्रिएटेड है वो सब आ रहे होंगे। फिलहाल एक क्रिएट है तो मैंने एक पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने उसको ऐड टू डैशबोर्ड कर दिया। तो अब देखें दो यहाँ पे डैशबोर्ड को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, इसको सेव नहीं करा अभी हमने। देखिए मेरे पास दो, अब मैंने क्या है, इस नाम का एक डैशबोर्ड बनाया, डेटाबेस CPU यूटिलाइजेशन। इसका मैं चेंज कर सकता हूँ नाम को। मैंने फिलहाल यही नाम रख दिया सब समझाने के लिए। ये दो विजेट मैंने यहाँ पे बना लिए। इस तरह का मैं अपना एक पूरा डैशबोर्ड कस्टमाइज कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज के ऊपर, और उसको इजीली मॉनिटर कर सकता हूँ कि अगर मेरा EC2 चल रहा है, मैं चाहता हूँ उसकी ये 4-5 मैट्रिक्स हैं जिसको मॉनिटर करूँ, मैं जाऊँगा उनकी सर्विसेज को सिलेक्ट करूँगा और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाकर यहाँ पे बना दूंगा और उसको विजेट देखता रहूँगा। यहाँ पे मैं ऐड विजेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, जो भी मैं चाहूँ। जैसे टेक्स्ट अगर मैं करना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई आपको कौन सा किस हिसाब से करना है, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये डैशबोर्ड कस्टमाइजेशन होती है, ये हम बना सकते हैं किसके थ्रू, मैट्रिक्स के थ्रू, और इजीली, बहुत इजी ये बन जाता है। तो मैट्रिक्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से रन हो रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे लैम्डा है, लैम्डा में रिसोर्सेज हैं। मैंने कहा कि लैम्डा की मैं जा रहा हूँ अक्रॉस ऑल फंक्शन। अब हमें इसमें एरर में कुछ बनाना है, तो फिलहाल तो कोई एरर था ही नहीं, खाली चीज़ें रखी हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही ब्लैंक है। जितनी आपकी सर्विस चल रही होगी उसके मुताबिक ये रन हो रहा है। अब लॉग्स देख लेते हैं इंडिविजुअली, लॉग्स किस तरह से रन होते हैं। लॉग्स अपने पास एक क्रिएट करते हैं लॉग ग्रुप। हमेशा लॉग ग्रुप हम देख लेते हैं, व्यू लॉग्स ग्रुप। तो मल्टीपल लॉग्स ग्रुप में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल लॉग्स ग्रुप में आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं। ये आपके पास तमाम लॉग्स ग्रुप है। लॉग ग्रुप के नाम है ये, एक ये लॉग ग्रुप है, इसका नाम है कोड बिल्ड की पाइपलाइन। एक लॉग ग्रुप है लैम्डा, एक लॉग ग्रुप है लैम्डा का, ये भी लैम्डा का, ये ECS का है। जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, आपने जब भी बनाई हैं, हर सर्विस का आपके पास एक ना एक लॉग ग्रुप क्रिएट होगा। उस लॉग ग्रुप में उसके तमाम लॉग्स होंगे, जो भी सर्विस है आपके पास। इन केस यहाँ पे अलग अलग नाम के देखें लैम्डा फंक्शन बने। एक का नाम था कैंडिडेट डेवल, एक का नाम था कैंडिडेट डेव लिस्ट, एक नाम था कैंडिडेट हेलो। तो ये सारे अलग अलग, ये समझ लें सर्विस हैं। 4 सर्विस लैम्डा में बनाई हैं, एक कोड बिल्ड में बनाई है, एक ECS में बनाई है। इन सबके लॉग ग्रुप रखे हैं। अगर मैं कोड बिल्ड वाले का लॉग ग्रुप देखना चाहता हूँ, या मैं कैंडिडेट डेव क्रेडेंशियल डिटेल्स का लॉग ग्रुप देखना चाहता हूँ, मैं उस पर क्लिक करूँगा। इसमें मेरे पास आ जाएंगी तमाम स्ट्रीम्स। अच्छा, फिलहाल इसमें कोई स्ट्रीम्स नहीं है, तो जिसमें स्ट्रीम्स हैं हम वो ओपन करते हैं। इसमें फिलहाल एक ही स्ट्रीम है। तो स्ट्रीम क्या होती है, ये जब आप लॉग कलेक्ट करता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी मशीन है, उस मशीन से डेटा आ रहा है, बार बार लॉग्स आ रहे हैं। वो लॉग्स जितने पार्ट्स में आ रहे हैं, हम हर पार्ट को उसकी एक स्ट्रीम बोलेंगे कि इतनी इसकी स्ट्रीम्स आ रही हैं। जैसे कि हर 5 मिनट में लॉग्स आ रहे हैं, तो हर 5-5 मिनट की स्ट्रीम्स है। और जो उसके ओवरऑल लॉग हैं, उसको हम बोलेंगे उसका लॉग ग्रुप। तो लॉग ग्रुप का नाम क्या है हमारा, कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था इसी क्लास में पढ़ते हुए। तो उसमें फिलहाल हमने उसको थोड़ी सी देर के लिए चलाया होगा, इसमें एक ही स्ट्रीम बनी। हम ज़्यादा देर चलाते तो और भी स्ट्रीम्स बनती हैं, लाइन से बहुत सारी स्ट्रीम्स आ रही होती। अगर मैं स्ट्रीम्स में इंटर होता हूँ, तो हर स्ट्रीम में कुछ ना कुछ लॉग्स होंगे इस तरह के। तो उस 5 मिनट में जितने भी लॉग बने वो सारे यहाँ पर आ गए।
और हर लॉग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और मैं यहाँ पे इजीली उसको देख सकता हूँ। पहला लॉग था एक कमांड रन हुई थी, दूसरा लॉग था बिल्ड 3 कमांड रन हुई थी। तो ये सारे लॉग्स मैं इजीली देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन होता है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है, इसके थ्रू मैं फाइंड कर सकता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस कमांड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा डेप्रिकेटेड, तो मैंने क्या करा, डेप्रिकेटेड को यहाँ पर फिल्टर कर लिया, तो कोई डेप्रिकेटेड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है डेप्रिकेटेड, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, मैंने डेप्रिकेटेड सर्च करा, इसने क्या करा, तमाम लॉग स्ट्रीम में से सिर्फ डेप्रिकेटेड को फिल्टर करके दे दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई हर एक मिनट के हिसाब से आप फिल्टर कर दो, मुझे हर 30 मिनट के हिसाब से कर दो, 12 आवर के हिसाब से कर दो, जो भी आपका कस्टमाइज टाइम है उसके हिसाब से कर दो इसको फिल्टर। तो उसका कोई टाइम, अच्छा अभी फ़िलहाल तो बहुत पुराने लॉग्स हैं, तो उसको तो हमें बहुत पुराना टाइम बताना पड़ेगा, फिर ये आएगा, अभी तो इसमें कोई डेटा है ही नहीं करंट। तो आपने क्या करा, डेप्रिकेटेड के सारे चेक कर लिए कि भाई डेप्रिकेटेड का एक वार्निंग आई थी कि आपका जो ये पैकेज है ये जो है नो लॉन्गर सपोर्टेड है, प्लीज़ अपडेट मिक्स और समथिंग समथिंग। तो आप लॉग ग्रुप भी यहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अब आप लोगों से एक सवाल है, सवाल ये है इतना समझाने के बाद, क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया भी नहीं, तो सब लोग माइक पे आ जाए ताकि क्लास बोर ना हो। तो सवाल ये है कि अभी हमने देखा हमारे पास कस्टम मैट्रिक्स तो नज़र आ रहे हैं जो AWS ने खुद बना लिए, ये रहे। आपने डैशबोर्ड तो आपने डैशबोर्ड बनाया मैट्रिक के बिहाफ पे। जी पूछें सर, इसमें कॉस्ट वगैरह को एक्सक्लूड कर सकते हैं, सर्विसेज पे मिली है। मेरे पास वॉइस सबकी क्यों डिस्ट्रैक्ट आ रही है, इससे पहले भी किसी ने सवाल करा था वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो रही है। क्लाउड वॉच इज फ्री, क्लाउड वॉच बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट इसने प्रोवाइड करा हुआ है वो फ्री है। अगर आप डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करते हैं, और डिटेल मॉनिटरिंग क्या होती है वो हम आगे देखते हैं, वो आपकी कॉस्टली होती है, वो उसके चार्जेस होते हैं। अच्छा सवाल ये है कि आपको मैट्रिक्स तो नज़र आ रहे हैं सारे, ऑल मैट्रिक्स में मैं आ जाता हूँ, तमाम ये मैट्रिक्स हैं जो क्रिएट हुए हैं और वो आपको नज़र आ रहे हैं। जो मैट्रिक्स हैं जो AWS ने क्रिएट करे हैं हमारे इस लॉग्स के बिहाफ पे, और ये वो लॉग्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इस लॉग्स में से अभी आपने देखा था हमने मैट्रिक को फिल्टर करके एक डैशबोर्ड बनाया था अपना, हमने मैट्रिक्स में से एक अपना डैशबोर्ड बनाया था इस तरह का। तो क्या हम लॉग्स की मदद से कोई नया मैट्रिक क्रिएट कर सकते हैं? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि डेप्रिकेटेड मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, अब इसका एक मैं मैट्रिक बना दूँ, इस तरह का कोई ऑप्शन पॉसिबल होना चाहिए AWS में। तो ये भी एक ऑप्शन है। जैसे कि हमारे पास एरर आता है 404 है ना, हमने सर्च कर लिया कि जब भी 404 एरर आए ना उस पर एक मैट्रिक बन जाए, ताकि हम इसको डैशबोर्ड पे ले आए, मॉनिटर कर लें या कुछ और काम करवा लें। फिलहाल तो 404 नहीं है, फिलहाल इसमें डेप्रिकेटेड को हम ले लेते हैं। तो आपने क्या करा, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, कॉपी वॉपी ये सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्रिएट मैट्रिक फिल्टर। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो आपने फिल्टर बनाया है ना ये, इसको भी आप सेव करवा सकते हैं कि भाई मैंने फिल्टर करा था डेप्रिकेटेड के नाम का, इसको मैं सेव कर देता हूँ। मतलब मैं आपको बोलता हूँ मेरा सिस्टम जाके मॉनिटर करो, उसमें एक एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन के लॉग्स को रीड करो, अगर उसमें कहीं भी डेप्रिकेटेड का वर्ड लिखा हुआ है ना तो मुझे ला के दिखा लो डैशबोर्ड पे। तो आप मैनुअली इसको कैसे करोगे, जाओगे सर्च करोगे फिर लेके आओगे। तो आपने क्या करा, एक बार सर्च कर लिया फर्स्ट टाइम, उसके बाद हमने उसका मैट्रिक फिल्टर बना लिया ताकि हर बार सर्च करना ना पड़े। डेप्रिकेटेड फिल्टर, ये कौन से इवेंट का था हमारे पास, कोड बिल्ड, आपने लिखा कोड बिल्ड डेप्रिकेटेड लॉग, सही है। इसके नाम का आपने फिल्टर बना लिया, फिल्टर का पैटर्न क्या है, डेप्रिकेटेड, मतलब इस नाम से सर्च होगा। एक नेम स्पेस बना लिया, आपने कहा कि भाई कोड बिल्ड डेप्रिकेटेड लॉग के नाम का मैं, तो आपने लिखा माइक
इसका एक नाम बना लिया। मैट्रिक वैल्यू क्या होगी? मैट्रिक वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे 1। अगर कुछ भी यहाँ पे मैच होता है तो 1 होगा मैट्रिक वैल्यू। पब्लिश द मैट्रिक नेम व्हेन फिल्टर पैटर्न मैच, अगर वो मैच होगा यस तो 1 कर दो और बाय डिफॉल्ट उसको 0 कर दो। क्रिएट कर देते हैं, एक न्यू क्रिएट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ फिल्टर, जो आपने लॉग इवेंट फिल्टर बनाया। तो फाइनली आपने जो यहाँ पे डेप्रिकेटेड सर्च करा था इस तरह का रिजल्ट। अब रन टाइम जितने भी डेप्रिकेटेड लॉग्स आएंगे इस फिल्टर को मिलते रहेंगे। जितने भी आपके पास डेप्रिकेटेड लॉग आएंगे ये फिल्टर उसको इजीली फाइंड करता रहेगा और उसको मिलते रहेंगे। मैं आता हूँ लॉग ग्रुप में। देखिए एक फिल्टर पहले का भी बनाया होगा, 2 फिल्टर यहाँ पे आ रहे हैं। लॉग ग्रुप, लॉग से हमने बनाया लॉग ग्रुप में। कौन से लॉग ग्रुप में बनाया? हमने कोड बिल्ड में बनाया। तो उसका हम फिल्टर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 फिल्टर बने हुए, ये रहा कोड बिल्ड डेप्रिकेटेड लॉग के नाम का भी हमने यहाँ पे क्रिएट करा है फिल्टर। अगर मैट्रिक वैल्यू मैच होती है तो 1, नहीं मैच होती तो 0। इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो चेक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अलार्म वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और क्या आ रहा है? ये आपकी स्ट्रीम्स भी आ रही हैं, फिल्टर भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। मतलब अभी अगर मैं जाके इसको मैट्रिक में चेक करता हूँ तो आई थिंक सो ये नहीं होगा मैट्रिक में। ऑल मैट्रिक्स करते हैं, मैट्रिक्स में जाते हैं, ऑल मैट्रिक्स करते हैं, इसको ऑल पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा फिल्टर नहीं आ रहा। फिल्टर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जैसे उस पर कोई करंट अपडेटेड डेटा आएगा ना फ़ौरन यहाँ शो हो जाएगा। और अपडेटेड डेटा उसको लाने के लिए हमें चलाना होगा कोड बिल्ड को, और फिलहाल तो उसमें कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपको ओवरऑली बता देता हूँ कि जैसे उसमें कुछ चेंज आएगा, मतलब नया डेटा ऐड होगा खुद ब खुद, वो यहाँ पर जिस तरह से बाकी आपको मैट्रिक्स शो हो रहे हैं इस तरह से अभी जो हमने बनाया है डेप्रिकेटेड कोड बिल्ड डेप्रिकेटेड फिल्टर, वो भी यहाँ पे शो हो रहा होगा जैसे इसमें कोई नया डेटा ऐड होगा। अभी तक कोई नया डेटा ऐड नहीं हुआ, इसलिए वो रन नहीं हुआ। जब तक रन नहीं होगा जब तक शो नहीं होगा। तो फिलहाल वो लॉग ग्रुप में हमें नज़र आ रहा होगा। लॉग ग्रुप में फिल्टर्स में और 2 बने हुए, कि पहले का बना हुआ, एक ये अभी हमने बनाया। तो दोनों में फिलहाल कोई डेटा नहीं आया तो इसलिए वो शो नहीं होगा। एक दफा डेटा आ गया फिर तो ये शो करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि करंट आएगा ना। मैट्रिक कब चलेगा? जब मैट्रिक को कोई डेटा मिलेगा। जब तक डेटा नहीं मिलेगा मैट्रिक नहीं चलेगा। अभी हमने इसको करंटली क्रिएट करा है फिल्टर। ये फिल्टर में जैसे ही डेप्रिकेटेड का वर्ड इसको मिलेगा ये क्या करेगा, इसको मैट्रिक बना देगा। लेकिन फिलहाल खाली है, पुराना डेटा तो नहीं आया, नया डेटा ही आता है, तो इसलिए वो अभी नहीं आ रहा। ये सर्विस चल भी नहीं रही है, अभी बहुत पुरानी सर्विस है, ये बंद हो गई। हम कोई रनिंग सर्विस में इसको बना के देखते हैं, EC2 बनाते हैं उसमें देखते हैं। अच्छा, लॉग्स और मैट्रिक्स तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई सवाल है? फिर हम आगे बढ़ें। लॉग्स और मैट्रिक के हवाले से किसी का कोई सवाल है? डैशबोर्ड भी आपको पता लग गया, कस्टमाइज कर देता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास ऑप्शन होता है अलार्म। अलार्म का ऑप्शन क्या होता है? अब हमने अभी तक क्या करा, हमने मैट्रिक्स देखें, उसको डैशबोर्ड बनाया, लॉग्स देखें, लॉग्स को रीड करा और लॉग का एक फिल्टर बनाया। हमें बताओ फिल्टर कहाँ शो होगा? मैट्रिक्स में शो होगा। एक मतलब अपना एक कस्टम फिल्टर बना लिया और बाकी मैट्रिक है हमारे पास। मैट्रिक पे हमने कंपेरिजन निकाल दिए कि अगर CPU यूटिलाइजेशन देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, उसके ग्राफ भी बना दिया हमने। अभी तक मॉनिटरिंग पे ना कोई अलर्ट नहीं आ रहा। अलर्ट क्या होता है? अगर इन सेंस CPU 70% से इंक्रीज करे तो हम ना कुछ अलार्म टाइप का कुछ लगा दें, कुछ नोटिफिकेशन फायर हो जाए, कोई भी एक अलार्म बज जाए कि भाई इस तरह का कुछ हो गया। अगर इन सेंस आपकी सर्विस चल रही है, उस सर्विस में क्या हुआ, CPU 70% से ज़्यादा इंक्रीज कर गया, तो हर टाइम को डैशबोर्ड तो नहीं देख रहा होगा ना एवरी टाइम। अब दिन में तो आपके पास लोग बैठे होंगे, रात में भी समझ लो टीम बैठी हुई मॉनिटरिंग, एवरी टाइम को डैशबोर्ड तो मॉनिटर नहीं कर रहा।
कब ये इंक्रीज कर रहा है, कब ये कितना जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलार्म लगा सकते हैं। अलार्म आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि आपको कोई ना कोई ऑटोमेशन मिल जाएगी, कोई ना कोई इवेंट आप फायर कर लेंगे यहाँ के थ्रू, कोई ना कोई आप इन शॉर्ट आप एक ईमेल करवा देंगे कि भाई ये इस तरह का कुछ सिनेरियो हो गया और कोई आकर उसको हेल्प करे। तो बहुत सारे केस हैं, अलार्म अलार्म की बहुत सारी डेफिनेशन आ सकती हैं। तो अलार्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। अभी जो हमने ये बनाया था हमारे पास मैट्रिक में लॉग्स में, अभी हमने लॉग्स बनाए थे, व्यू लॉग ग्रुप फिल्टर। देखें इस फिल्टर ने हमें पॉसिबिलिटी दी थी, अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, उसने कहा था क्रिएट अलार्म। मतलब अगर मेरे किसी सिस्टम की कुछ भी एप्लीकेशन चल रही है, उसके मैंने लॉग्स लिए, उस लॉग्स में जहाँ भी डेप्रिकेटेड का वर्ड उसको मिला तो उसने क्या कर लिया, इस मैट्रिक फिल्टर को मिल गया। इस मैट्रिक फिल्टर ने आपको मैट्रिक भी बना दिया। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एक अलार्म भी क्रिएट कर सकते हैं कि जैसी डेप्रिकेटेड का वर्ड मिले फिल्टर को एक अलार्म रन हो जाए। मतलब आपकी एप्लीकेशन में कोई लॉग है, इस लॉग को आपने फिल्टर करा, वो फिल्टर जैसे ही आपको मिला ये अलार्म चल जाएगा। तो ये अलार्म देखें क्रिएट हो सकता है। इस अलार्म ने मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, हमें इसने पुरानी हमारी सारी चीज़ें दिखाई। इसने कहा है कि अलार्म का पीरियड क्या होगा। तो देखें मिनिमम क्या आता है 10 सेकेंड, उसके बाद 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 और 1 डे। इसके बाद आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी का आपको कितने सेकेंड से रखना है। तो मिनिमम आप हमेशा याद रखें, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह आप अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। जब AWS का कोई एग्ज़ाम देने जाएगा तो मेरे पास भी आए थे कि अलार्म में मिनिमम कितने सेकंड्स मिलते हैं। तो अलार्म मिनिमम देखें 10 सेकंड तक जा सकता है। तो आप ये लोग इस चीज़ से मेक श्योर हो जाएं कि 10 सेकंड तक अलार्म जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अगर आप AWS एग्ज़ाम कभी भी अटेम्प्ट करेंगे फ्यूचर में, तो उसको याद रख लें। तो फिलहाल हम 5 मिनट्स का बना रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट का होता है, लेकिन हम उसको 10 सेकंड्स का रख सकते हैं। और अलार्म में उन्होंने पूछा क्या क्या चीज़ें हों, हम कुछ भी यहाँ पे बता सकते हैं। स्टैटिक बता सकते हैं और एनोमली बता सकते हैं। स्टैटिक में बता रहा हूँ कि इन अ केस, ये तो मैंने लॉग मॉनिटर करा है डेप्रिकेटेड का, इसके थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन हो 50 के तो मेरे पास अलार्म शो हो जाए, ग्रेटर देन हो 1 के तो अलार्म शो हो जाए, ग्रेटर देन हो 5 के तो अलार्म शो हो जाए। तो ये आपके पास आ सकता है। ग्रेटर इक्वल टू भी एक ही बात सर है। ये यहीं पर दिखेगा ना, या ये कोई हमें ईमेल आ जाएगी या इस तरह? तो वो हम आगे इसमें बनाएंगे। फिलहाल हम अलार्म कॉल कर रहे हैं, इस अलार्म कॉल पे हमें क्या इवेंट बनाना है वो हम आगे बता सकते हैं। फिलहाल हम अलार्म क्रिएट कर रहे हैं। हम लोअर बता सकते हैं कि भाई लोअर हो किसके लोअर हो, आपका 100 के लोअर या इक्वल हो, या सिर्फ लोअर हो। तो लोअर इक्वल ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैंने कहा कि भाई 100 हो एटलीस्ट डेप्रिकेटेड, ये 10 डेप्रिकेटेड हो, 10 बार डेप्रिकेटेड उसको मिल जाए तो वो फ़ौरन से चल जाएगा। 1 पे भी हम चला सकते हैं, जैसे ही 1 से इंक्रीज करेगा वो आ जाएगा, 0 से इंक्रीज करेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ फिलहाल। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। डेटा पॉइंट कितना अलार्म को, हमने एक ही डेटा पॉइंट दिया है। डेटा पॉइंट मतलब कितने डेटा सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
हो रही इंटरनेट चला गया था। Recording in progress. ठीक है। सही है। एक्चुअली एसएनएस क्या होता है, AWS ने एक इंडिविजुअल सर्विस बना ली। आप एक एसएनएस बना के रख लें। इस एसएनएस में आप क्या करेंगे, आप किसी का, आप ना एंड पॉइंट बता देंगे, किसको आप डिलीवरी पॉइंट बता देंगे, इसमें किसको मैसेज पहुंचाना है। मैं चाहता हूँ एक ईमेल रखना है, एक मैसेज रखना है, ये रखना है, वो रखना है। आपको जब भी किसी को मैसेज पहुंचाना हो ना, तो ये टॉपिक हो गया आपका एसएनएस का। आप इसको टॉपिक पे क्लिक करें, इस टॉपिक को जितनी डेस्टिनेशन है सबको जाके मैसेज पहुंच जाएगा। मतलब मेरा केस है, मेरे टीम लीड को ईमेल जाए और मुझे मैसेज आए, और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स हैं उनको उनके स्लैक का मैसेज चले जाए। तो ये 3 अलग अलग केस हो गए। अब मैं क्या करूँगा, 3 अलग अलग नोटिफिकेशन बनाऊँ। तो एसएनएस टॉपिक क्या मुझे प्रोवाइड करता है कि आपको जितने भी केस हैं वो आप बनाओ और एक एसएनएस को टॉपिक को क्रिएट कर दो। जहाँ भी आपको उसको यूज़ करना है वहाँ पे वो टॉपिक दे दो, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। फिलहाल देखो इस पर कोई एंड पॉइंट है नहीं, लेकिन हम इसको एंड पॉइंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा एसएनएस का। फिलहाल हम जी पूछें, तो सवाल है किसी का? आगे बढ़ते हैं। ऑटो स्केलिंग का भी एक ऑप्शन है। फिलहाल तो कोई ऑटो स्केलिंग नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप बिहाफ ऑन अपने इसके ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अमेजोन की ऑटो स्केलिंग ग्रुप चल रहा है और आपके 2 मिनिमम जो रखते हैं ना, मिनिमम मैक्सिमम 2 3 4, तो आप ऑटो स्केलिंग से मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल कोई ऑटो स्केलिंग है नहीं, वरना यहाँ पे हम पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे उसको एक्शन बता दें। सही है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, EC2 का भी, ECS का भी है। तो फिलहाल कुछ बनी हुई नहीं है, वरना इसमें आपको ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास, देखें आपके पास 3 ऑप्शन है। एक है आपका एसएनएस टॉपिक, जो आपने देख लिया नोटिफिकेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑटो स्केलिंग। क्या अगर कोई ऑटो स्केलिंग बनी हुई है आप वहाँ पे उसको भी ट्रिगर करा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है EC2 एक्शन, मतलब आप एक इंडिविजुअल इंस्टेंस के ऊपर भी कोई ऑपरेशन रख सकते हैं। जो होता है सिस्टम मैनेजर एक्शन, ये क्या होता है, एड सिस्टम मैनेजर ऑप्शन, इसको मैंने कभी यूज़ नहीं करा। तो कोई ऑपरेशन सेंटर होता है AWS का, और उसके अंदर होता है सिस्टम मैनेजर एक्शन। तो वो अभी हमने कभी यूज़ नहीं करा, तो हमें इसकी नीड नहीं है। लेकिन आपको पता लग गया कि क्लाउड वॉच अलार्म में 3-4 चीज़ें हैं। सिस्टम मैनेजर एक्शन जो अभी हमने यूज़ ही नहीं करा, EC2 एक्शन, ऑटो स्केलिंग ग्रुप और एसएनएस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अलार्म का कोई ना कोई नेम होगा, मैं रख रहा हूँ कि जैसे ही आपका कोड बिल्ड के अंदर फाइंड हो, क्या फाइंड हो, डेप्रिकेटेड का वर्ड फाइंड हो, तो ये डिस्क्रिप्शन भी हमने कुछ इसी तरह रख, तो अलार्म नेक्स्ट होके रन हो जाए। तो इसने बता दिया जैसे ही यहाँ पे डेप्रिकेटेड मिलेगा ये कॉल आएगा, क्रिएट अलार्म। तो सक्सेसफुली यहाँ पे एक अलार्म क्रिएट हो गया है, और इस अलार्म के अंदर अभी आ रही है हमारे पास हम इस अलार्म के स्टेट पे जा रहे हैं। तो देखेंगे इन अलार्म हमारे पास आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ, देखिए इसने मुझे कौन सा एरर दिया, इनसफिशिएंट डेटा। अलार्म में देखें, मैं अलार्म में जा रहा हूँ, अभी मैं ये सारी चीज़ें नॉन फिल्टर कर रहा हूँ। क्लाउड वॉच अलार्म, मेरे पास एक वार्निंग आई हुई है, कौन सी,
इनसफिशिएंट डेटा की, और यहाँ से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास स्टेट है, डिस्क्रिप्शन है, एडिशन है, स्टेट डिटेल है, क्रिएट रिसोर्स टाइप। मैट्रिक अलार्म आ रही है टाइप्स की। तो अभी जो हमने अलार्म क्रिएट करा है वो किस पे आ रहा है? इनसफिशिएंट डेटा पे आ रहा है। मतलब डेटा पॉइंट उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ पे करंटली कोई डेप्रिकेटेड का डेटा पॉइंट आ ही नहीं रहा है, ही नहीं इस तरह का। तो इनसफिशिएंट डेटा पे रहेगा, वो कॉल होगा ही नहीं, उसको मिलेगा ही नहीं, तो इस तरह ढूंढता रहेगा। कॉन्फ़िगर नॉट वेरीफाइड, नो एंड पॉइंट। अच्छा, इसने कहा है कि आपको जो एसएस पे कोई एंड पॉइंट नहीं, आपके पास ये क्या है 10 में क्या है? माई कोड 1 डेटा पॉइंट विद इन 5 मिनट्स। फिलहाल उस पर कुछ है ही नहीं, तो उसने कुछ आ ही नहीं रहा। 0 भी नहीं है ना, तो डेटा 0 भी हो ना तो ओके आएगा। अगर 11 होता तो वो 0 ना कुछ काउंटिंग बता। इसको मैं रीड भी करता हूँ साथ। इस अलार्म को ऐड टू डैशबोर्ड भी ऑप्शन है हमारे पास। इस डैशबोर्ड में इसको ऐड कर देते हैं। तो नहीं, लेट्स सी, इसको अलग से देखेंगे। अलार्म समझ में आ गया, मैट्रिक समझ में आ गया। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स हम बाद में समझते हैं, पहले हम जाते हैं AWS की कुछ सर्विस की तरफ। हमें इसी टू करेंगे तो क्रिएट करने के लिए हम चूज करते हैं Amazon Linux। टाइप इसकी T2 माइक्रो है। स्पॉट डिस्टेंस रिक्वेस्ट कर देते हैं। सब चीज़ें डिफॉल्ट जा रही हैं। रिव्यू एंड लॉन्च, बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें आ गई। लॉन्च पे जाते हैं, की वैल्यू पे हमारा टेम्पलेट 1 है। एक्नॉलेज लॉन्च डिस्टेंस। एक स्टेंस हमारे पास रनिंग है, इस पर जाकर चेक करते हैं। अप एंड रनिंग। देखें बाय डिफॉल्ट कुछ मॉनिटरिंग आ रही है। जो फिलहाल बिल्कुल ब्लैंक हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। बाय डिफॉल्ट EC2 पे 5 मिनट की होती है, ये देखें। तो बाय डिफॉल्ट EC2 पे 5 मिनट की होती है। देखें अभी 9 डेटा आ रहा है, क्योंकि जब तक इसके 5 मिनट नहीं होंगे इस पर डेटा नहीं आएगा।
सही है। तो ये भी आप याद रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट EC2 की जो मॉनिटरिंग है वो 5 मिनट की होती है। कभी भी कोई अमेज़न का क्विज़ देने जाएगा तो उसमें ये सवाल आते हैं इस तरह के कि बाय डिफ़ॉल्ट EC2 पे कितने मिनट की मॉनिटरिंग होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट की वो मॉनिटरिंग देता है, हर 5 मिनट बाद डेटा लाता है। कौन कौन सा डेटा ला रहा है? CPU यूटिलाइजेशन है, स्टेटस चेक हो रहा है, और कौन सा नेटवर्क पैकेट है, पैकेट आउट, पैकेट इन, नेटवर्क आउट, नेटवर्क इन, डिस्क रीड, CPU। एक चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही बताएं? मॉनिटरिंग पे सब नज़र आ रहा है, CPU, डिस्क, नेटवर्क, क्या चीज़ गायब है? रैम। तो फरहान खान ने बोला रैम गायब है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाय डिफ़ॉल्ट में रैम नहीं आती। रैम अगर आपको लानी है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कस्टम मैट्रिक्स का, आपको वो ऐड करना होगा तो रैम का स्टेटस आएगा, वरना रैम का स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। अच्छा सर, ये 5 मिनट से कम कर सकते हैं, इसका टाइम चेंज कर सकते हैं? हाँ, 5 मिनट से कम करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम इनेबल करेंगे डिटेल मॉनिटरिंग, जो यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ, मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग। तो जैसे हम डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करेंगे, या हमारे से हाई चार्जेस करेगा। पहले ये फ्री था, अब ये हमारे से चार्जिंग लेगा, चार्जेस पे करने होंगे हमें इसके। लेकिन AWS हमें 10 डिटेल मॉनिटरिंग फ्री देता है ट्रायल अकाउंट पे। तो हमारा जो ट्रायल अकाउंट है उस पर 10 डिटेल मॉनिटरिंग फ्री हैं, तो फिलहाल ये हमें आ रही है। तो डिटेल मॉनिटरिंग हमें कितने मिनट की मिलेंगी? 1 मिनट की मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट का EC2 की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन अगर आप डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करते हैं तो वो कितने मिनट की होती है? वो 1 मिनट की होती है। उसका आपको अलग से पे करने होते हैं, लेकिन 10 फ्री हैं। तो मैं उसको डिटेल मॉनिटरिंग को सेव करने से पहले देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ डेटा आया। अच्छा, रैम लाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो रैम तो आ ही नहीं रही। ऐड टू डैशबोर्ड कर लेंगे। ऐड टू डैशबोर्ड तो डैशबोर्ड बनाने के लिए नहीं, यहाँ पे रैम ही नहीं है, रैम का ऑप्शन ही नहीं दिया, EC2 नहीं दिया। अगर वो दे तो हम ऐड टू डैशबोर्ड क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे ना है, हम उसको राइट क्लिक करें, ऐड टू डैशबोर्ड करते हैं, मतलब हमारे कस्टम डैशबोर्ड में आ जाए। ऐड टू डैशबोर्ड का मतलब नहीं हमने डैशबोर्ड बनाया, इसका मतलब है हमारे कस्टम जो हमने अपनी मर्जी का बनाया उसमें आ जाए। जी ठीक है सर। अभी तो पीछे से ही नहीं आ रहे, लॉक्स ही नहीं आ रहे, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो मेमोरी यूज़ होता है वो पुश नहीं होता, आपको उसको जाकर खुद करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने EC2 के अंदर एक एजेंट रन करना होगा। वो एजेंट क्या करेगा? मतलब इनसाइड EC2 आपको कुछ ना कुछ सर्विस रन करनी होगी, वो आपको रैम के मैट्रिक्स भेजेगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट कोई तरीका नहीं है इसमें रैम के मैट्रिक्स लाने का। आपको EC2 के अंदर कोई ना कोई एजेंट रन करना होगा, मतलब कोई सर्विस रन करनी होगी, कोई सॉफ्टवेयर रन करना होगा। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? और रैम के लॉग्स उठाएगा और वो इसके मैट्रिक को फेंकेगा, मतलब पुश करेगा। तो बाकी इसमें कोई और तरीका नहीं है। तो उसके लिए AWS ने हमें कस्टम मैट्रिक्स दिए हैं। कस्टम मैट्रिक्स मतलब कभी आप अपनी मर्जी का कुछ बनाना चाहें तो आप कस्टम मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो वो हमें मैनेज करना पड़ेंगे। उसके लिए हमें EC2 का एजेंट कॉल करना होगा, EC2 में फिर हमारे पास ये सब आएगा। मे बी के 5 मिनट तो हो गए होंगे हमारे। सर तो वो कस्टम एजेंट जो है वो लॉग्स देगा किसको? क्लाउड वॉच को देगा और फिर क्लाउड वॉच डिस्प्ले करेगा, या कौन डिस्प्ले करेगा? क्लाउड वॉच लॉग्स को देगा और क्लाउड वॉच लॉग्स उसको डिस्प्ले करेगा मैट्रिक बना के। हम पहले क्लाउड वॉच लॉग्स में लाएंगे, क्लाउड वॉच लॉग्स से हम उसके मैट्रिक बना लेंगे। सर कौन सा टूल है इसका? तो इसका एजेंट होगा, और वो ठीक एजेंट है। एक ही एजेंट होता है, क्लाउड वॉच लॉग्स एजेंट। वो हमें कॉल करना होगा, अपने EC2 में इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं AWS EC2 तो सर वो कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो उसको देख लेते हैं, ये हमारे पास कमांड आ गई। स्टोर क्लाउड वॉच लॉग एजेंट
आप उसमें जाएं अपनी मशीन में, यम इंस्टॉल अमेजोन क्लाउड वॉच लॉग एजेंट, आप इंस्टॉल करें, वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन से भी तरीका है, AWS सिस्टम मैनेजर से भी तरीका है, डायरेक्ट कमांड से भी तरीका है। एक और तरीका है आपके पास SDK। SDK कोई बताएगा SDK हम किसने यूज करते थे? पाँच मिनट तो हो गए होंगे इसको। सर किसी भी हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर उस एसडीके का कोड लिख देते थे और वो हमारा कोड पे AWS के उस सर्वर से बात करता था और वो काम परफॉर्म करता था। बिल्कुल। तो ये क्लाउड वॉच एजेंट अगर आपने रन कर लिया अपने पास, तो आप SDK से अपने मर्जी के लॉग्स भी इसको भेज सकते हैं। मर्जी के लॉग्स क्या? अगर आपकी एप्लीकेशन को लॉग जनरेट कर रही है, आप वो लॉग्स भी क्लाउड वॉच लॉग एजेंट के थ्रू अपनी क्लाउड वॉच को भेज सकते हैं और इसका डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने रन करा अपनी एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट आ रही है, इंजीनिक्स चल रहा है, इंजीनिक्स पर रिक्वेस्ट आ रही है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, जितने भी यूज़र उसको हिट कर रहे हैं मेरे URL को, इंजीनिक्स पर रिक्वेस्ट आ रही है। मैं चाहता हूँ उन सबके URL पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसका जो लॉग्स बन रहे हैं वो मुझे क्लाउड वॉच पे शो हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं AWS की क्लाउड वॉच की SDK होंगी उसको यूज़ करूँगा और अपनी जो भी एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है उसके लॉग्स उठाकर उसको भेज दूँगा, फेंक दूँगा अपने उसके थ्रू। मैं किसको फेंकूंगा? मैं फेंकूंगा एजेंट को, और एजेंट क्या करेगा, वो मुझे क्लाउड वॉच लॉग्स को प्रोवाइड कर देगा। क्लाउड वॉच लॉग्स में कहाँ प्रोवाइड करेगा? क्लाउड वॉच लॉग्स में ग्रुप बनाएगा, उस ग्रुप में स्ट्रीम भेजेगा। उसके मुताबिक फिर मैं अपना मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ, मैट्रिक पे मैं अलार्म भी लगा सकता हूँ, जो दिल चाहे मैं कर सकता हूँ। अलार्म के ऊपर मैं नोटिफिकेशन, ऑटो स्केलिंग और बहुत सारी चीज़ें कॉल करवा सकता हूँ, EC2 एक्शन। तो ये रन हो गया हमारे पास फाइनली। तो डेटा आ गया देखें, नेटवर्क पैकेट, नेटवर्क आउट, नेटवर्क इन, CPU यूटिलाइजेशन भी आ गई, कितनी है? 0 है फिलहाल। टाइम हम यहाँ से बता सकते हैं इसको, व्यू इन मैट्रिक्स और व्यू इन लॉग्स। फिलहाल तो 0 है, जाहिर सी बात है, और एक ही CPU यूटिलाइजेशन आ रही है और उसमें कुछ भी डेटा नहीं है। और अगर मैं जाता हूँ व्यू इन लॉग्स में, उस पर एक स्ट्रीम आ रही होगी, व्यू इन लॉग्स तो बिल्कुल ही ब्लैंक है, लॉग्स कोई आया नहीं, इसमें उसको कुछ मिला ही नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्सेस कर लेते हैं हमारे इंस्टेंस को, ताकि कुछ रन तो हो इसमें। कनेक्ट, कॉपी, यहाँ पे हम फाइल पर रखी हुए, उसको शुरू में हम sudo लगा देते हैं। ये तो हमने उसको एक्सेस कर लिया, हम इसमें कुछ रन करते हैं ऐसी सर्विस। हम इसमें कोई भी नेट स्टेट पिंग चला देते हैं उसमें गूगल। अब हम देखते हैं अपना क्लाउड वॉच।
अच्छा, अलार्म हम मिनिमम कितने सेकंड्स का बना सकते हैं? 10 सेकंड्स का, ऐसा ही है ना? और EC2 हमें कितने सेकंड की मॉनिटरिंग देता है? 5 मिनट की देता है। और डिटेल मॉनिटरिंग हम कितनी कर सकते हैं? 1 मिनट की कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें याद रखना। 10 सेकंड्स तक का मिनिमम अलार्म बन सकता है, 5 मिनट का EC2 होता है बाय डिफॉल्ट, और 1 मिनट हम डिटेल मॉनिटरिंग करते हैं। अब बात आती है कस्टम मैट्रिक की। तो कस्टम मैट्रिक आपके पास क्रिएट हो सकता है, और वो कितने मिनट का हो सकता है? कस्टम है, जाहिर सी बात है, तो कस्टम में AWS ने हमें प्रोवाइड किया 1 मिनट। हम कस्टम इवेंट जो है, अगर मैं कस्टम यहाँ पे मैट्रिक बनाऊँ तो वो मैं 1 मिनट का बना सकता हूँ। जो अभी मैंने बताया, कस्टम मैट्रिक्स बनाकर हमें अपना रैम का डेटा लेना है या दूसरा एप्लीकेशन का डेटा लेना है, तो वो 1 मिनट का बनेगा बाय डिफॉल्ट ही, क्योंकि जैसे कस्टम मैट्रिक्स जाहिर सी बात है, हमें जब बनाने की नीड होगी तो वो 1 मिनट ही देगा। लेकिन कस्टम इवेंट मिनिमम कितने सेकंड्स पे जा सकता है? मिनिमम 1 सेकंड पे जा सकता है कस्टम इवेंट। तो मतलब कस्टम इवेंट मिनिमम 1 सेकंड भी जा सकता है, मैक्सिमम 1 मिनट का है, तो इससे ज़्यादा भी आप ले जा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 मिनट का। और जो EC2 है वो 5 मिनट का आता है और मिनिमम 1 मिनट का आता है, लेकिन कस्टम इवेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 मिनट होता है और मिनिमम उसको 1 सेकंड पे ले जा सकते हैं। और अलार्म जो है हमारे पास वो मिनिमम 10 सेकंड्स पे क्रिएट होता है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस याद रखना, आपके काम आएंगी कभी भी आप AWS एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ CPU यूटिलाइजेशन में भी क्या आई हो, देखें कुछ आई है ना, उसमें पिंग चल रहा है हमारे पास, इसी ने मैंने पिंग चलाया था। हम स्टैक एरिया में देख लें कुछ चल रहा है, नंबर्स में देख लें, बार में देख लें, पाए में देख लें, ये तो लाइन्स ही देख लेते हैं फिलहाल। तो CPU यूटिलाइजेशन चल रही है। अगर मैं लॉग्स में देखता हूँ यहाँ पर, फिलहाल उसका कोई लॉग्स ही नहीं आ रहा। तो लॉग ग्रुप आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं लॉग ग्रुप क्रिएट करने जा रहा हूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट रिटेंशन पॉलिसीज क्या होती है, कोई बताएगा रिटेंशन पॉलिसीज क्या होती है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर कोई भी सर्विस कितने दिनों तक के रहे उसके बाद या तो वो डिलीट हो जाए या उसका जो सर्विस का स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाए, जैसे सही S3 है। स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चली जाए या ग्लेशियर में चली जाए इस तरह। अच्छा, रिटेंशन पॉलिसीज ये होती है हमारे पास, जैसे हमारे लॉग्स हैं, अब लॉग्स हमें हमारे कब बन रहे हैं? हर 5 मिनट के बन रहे हैं, बिल्कुल रिटेंशन पीरियड हर 5 मिनट के बन रहे हैं, हर 10 मिनट के बन रहे हैं, हर 1 मिनट के बन रहे हैं। जैसे अभी हमने बोला डिटेल मॉनिटरिंग जो है 1 मिनट की आ रही है, अगर हम कस्टम मैट्रिक है तो बाय डिफॉल्ट 1 मिनट का है और मिनिमम 1 सेकंड का है। तो ये लॉग्स हमारे पास कितने सारे हो जाएंगे ना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 हफ्ते बाद ही। तो रिटेंशन पॉलिसी हमें प्रोवाइड करती है, बोलती है कि आप अपनी रिटेंशन पॉलिसी लगा दो, आप हर 1 हफ्ते बाद के, हर 1 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, हर 1 महीने बाद लॉग्स आपके ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएं, आपको इतना सारा ह्यूज लोड जमा करने की ज़रूरत ना हो। अब लॉग्स मेरे क्या है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे CPU की पावर क्या आ रही है ना, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ CPU की यूजेज क्या है। अब हर 10 मिनट बाद मुझे पुराने लॉग्स की नीड तो नहीं होगी, चलें 1 दिन रख लेते हैं, हर 1 दिन के बाद मुझे पुराने लॉग्स की नीड तो नहीं है, 7 दिन रख लेते हैं। रिटेंशन पॉलिसी मिनिमम 7 दिन की रखा करें। 7 दिन बाद मुझे 7 दिन पहले वाले लॉग्स की नीड तो नहीं होगी। इन केस कोई डिजास्टर आ गया, कोई बोले कि भाई पुराने लॉग चेक करो क्या हुआ था उस वक्त, तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन 7 दिन तो बहुत है ना। तो हम रिटेंशन पॉलिसी लगा सकते हैं 7 मंथ की और 7 डेज की, 1 मंथ, जितनी हम चाहें। बाय डिफॉल्ट रिटेंशन पॉलिसी जो है नेवर एक्सपायर होती है, मतलब अगर आपने कोई क्लाउड वॉच पे इवेंट लगा दिया, उसके कोई लॉग्स बन रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिलीट नहीं होंगे कभी भी, नेवर एवर डिलीट नहीं होंगे वो। आपको खुद जाकर इसकी रिटेंशन पॉलिसी मैनेज करनी होगी। एक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कोई ना कोई रिटेंशन का, ये एडिट रिटेंशन सेटिंग नेवर एक्सपायर लगा हुआ है। मिनिमम 1 डे लगा सकते हैं, 3 डे, 5 डे, वीक, और मैक्सिमम आप 24 मंथ तक जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रिटेंशन पॉलिसी आपकी नेवर एक्सपायर होती है, लेकिन आप मिनिमम, मैं रिकमेंड करता हूँ 7 दिन की लगाएं, और बहुत ज़्यादा नीड है 2 वीक्स की लगाएं, 24 मंथ की तो कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन नेवर एक्सपायर रखना गलत है,
आप कुछ ना कुछ लगाएं, उसको डिलीट करें और हटाएं। तो मैं क्रिएट लॉग ग्रुप भी मैनुअली कर सकता हूँ। इसको मैं रिटेंशन पॉलिसी दे देता हूँ 1 डे की। लॉग ग्रुप का नाम बता देता हूँ, EC2 लॉग ग्रुप, कुछ भी नाम दे देता हूँ। इसमें हम KMS लगा सकते हैं अगर हम इनक्रिप्ट, हम चाह रहे हैं जो हमारे लॉग्स बने हुए इनक्रिप्ट हो। इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक लॉग ग्रुप क्रिएट हो गया EC2 लॉग ग्रुप के नाम से। इसमें मैं कुछ लॉग स्ट्रीम बना सकता हूँ, जैसे कि लॉग स्ट्रीम का कुछ भी मैं नाम रख सकता हूँ। तो इसकी लॉग स्ट्रीम्स बन गई हैं। तो स्ट्रीम्स में मैं कुछ इवेंट्स ला सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ हम कस्टम भी बना सकते हैं। अब हम इसको कहीं से भी कॉल करवा लेंगे और बाहर से आउटसाइड, जब जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हम अपनी एप्लीकेशन के लॉग्स उठा रहे होंगे, हम SDK पे सारा काम कर रहे होंगे, तो हम इसको कॉल करके इसको डेटा भेज सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन। अच्छा, EC2 में कोई लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि सिर्फ उस पर चल नहीं रहा कुछ, तो इसमें हमारे पास ये आ रहा है, मॉनिटरिंग आ रही है। ये देखें, आपके लॉग्स कुछ चले, रन हुए, और यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब का पिंग चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करते हैं। सर ये बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव हो रहे होते हैं लॉग्स? क्लाउड वॉच लॉग्स अपने पास कहीं रख रहा होता है, स्ट्रीम में रख रहा होता है, लेकिन वो हमारी नहीं हिडन होते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे लॉग्स हैं, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डेटा टू S3। हम अपनी मर्जी से इस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ पर, S3 में। और हम क्या कर सकते हैं, अपना मैट्रिक फिल्टर जो भी हमने बना के देखा है, रिटेंशन पॉलिसी है, लॉग ग्रुप को डिलीट कर दो, मैट्रिक फिल्टर बना दो, और कोई भी कंट्रीब्यूशन। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे बोले कि जो भी आपके पास लॉग्स हैं वो मुझे चाहिए किसी काम के लिए, मतलब आपके पास कोई इंटीग्रेशन की टीम है, डेटा इंटीग्रेशन की, उसको आपके सारे लॉग्स चाहिए, तो आप उसको क्लाउड वर्ड लॉग्स तो नहीं दे दोगे कि भाई यहाँ से उठा लो। आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर किसी स्टोरेज, ब्लॉग स्टोरेज में लॉग दोगे। तो आप क्या करोगे, उसने आपसे जो जो लॉग्स मांगे, आप यहाँ पे आओगे, उस लॉग्स को एक्सपोर्ट करोगे और S3 में जाके एक्सपोर्ट कर दोगे। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको बोलेगा फ्रॉम और टू, कब से कब तक के लॉग्स। तो जाहिर सी बात है, लॉग्स तो पता नहीं कब से बनते हुए आ रहे हैं और कब तक बनते रहेंगे। तो आप यहाँ पे उसको टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, भाई इस दिन से इस दिन तक के लॉग्स उसको सेंड कर दो, और प्रीफिक्स बता दो कोई आपके S3 का, और किसको सेंड करना है, दिस अकाउंट को, तो कोई भी S3 बकेट आप क्रिएट कर दो, भाई इस S3 बकेट को ये सारे लॉग सेंड कर दो। अनदर अकाउंट है, तो अनदर अकाउंट में S3 बकेट, तो आपके पास यूनिक नेम होता है, तो आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर दो, क्लिक करो एक्सपोर्ट पर, वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अभी फिलहाल मैंने कुछ बनाया हुआ नहीं यहाँ पे, तो इसमें एक्सपोर्ट में क्या करूँ। सही है। तो आप क्लाउड वर्ड लॉग किसी S3 को देके किसी इंटीग्रेशन टीम को प्रोवाइड कर सकते हो, और बहुत इजीली। कब डेटा चाहिए, जैसे एनालिटिक्स टीम है, डेटा एनालिटिक्स टीम है, उसको डेटा चाहिए, वो आपके देखना चाहती है कि किस टाइम किस तरह के यूजर्स ने आपके सिस्टम पे लोड रिक्वेस्ट भेजी। मतलब दराज है, दराज चाहती है कि ना कितने यूजर्स ने किस टाइम कितनी रिक्वेस्ट करी है, किस रीजन से करी है, और क्या रिक्वेस्ट करी है, किन किन URL पे गए। तो दराज क्या चाहती है कि उस पर कुछ एनालिटिक्स करे, कुछ डेटा साइंस बनाए। तो वो आपको बोलेगी कि भाई हमारे पास जितने भी यूज़र की नेटवर्क रिक्वेस्ट आई है ना आपके पास इस तारीख से इस तारीख तक, वो सब डेटा हमें दे दो। किसको बोलेगी, अपने डेवऑप्स इंजीनियर को बोलेगी, क्लाउड इंजीनियर को। क्लाउड इंजीनियर क्या करेगा, उस इवेंट ग्रुप पे जाएगा और इसको एक्सपोर्ट करेगा, और किस टाइम से किस टाइम तक चाहिए कि S3 बनाकर उनको एक्सपोर्ट करके दे देगा, बोलेगा कि ये आपके लॉग रखे हैं, आप यहाँ से उठा लो, आपको जो भी इंटीग्रेशन करनी है आप यहाँ से कर लो। ठीक है। हाँ, एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल आपको काम आएगा बहुत बहुत। बाकी लॉग्स का आप करेंगे क्या इसके अलावा, मॉनिटरिंग तो चल रही है, बाकी चीज़ें चल रही है, इसके अलावा एनालिटिक्स है ना। बिजनेस क्या करता है, हमेशा अपने डेटा जो उसके पास है उसकी एनालिटिक्स करता है,
ताकि उसके थ्रू और बिजनेस जनरेट करें। तो वो आपसे डेटा इंटीग्रेशन की टीम बिठाते हैं, BI की, बिजनेस इंटेलिजेंस, और ये ETL बल बैठते हैं, ETL की टीम होती है हमारे पास। ETL की बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स भी होती हैं। तो ETL टूल, सही है, ETL डेटा वेयर हाउसिंग, तो इनकी जॉब्स होती हैं। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, डेटे को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी कहीं पे लोड करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसको किसी विजुअलाइजेशन में दिखाते हैं। तो इसका पूरा एक अपना प्रोसेस, अपना एक डेटा वेयर हाउसिंग होती है, अलग टॉपिक होता है। यहाँ पर आती है हमारे पास डेटा साइंस, जो हम सुन रहे होते हैं, डेटा साइंस वो यहाँ से क्रिएट होती है कि कोई ना कोई लॉग्स होते हैं, कोई ना कोई डेटा होता है, उसके ऊपर वो अपना कुछ एनालिटिक्स करते हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। डिटेल मॉनिटरिंग अभी मैंने इनेबल नहीं करी, अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ से मैं इनेबल करूँगा तो ये डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल हो गई। सेव कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं जाकर इसको मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। अब ये हर सेकंड्स का आ रहा है मेरे पास, इसको मैं ऐड टू डैशबोर्ड कर रहा हूँ। जो मेरा पुराना बना हुआ डैशबोर्ड है उसी में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, डिटेल मॉनिटरिंग को। तो ये मेरे डैशबोर्ड में सेव हो गया। देखिए मैंने डैशबोर्ड बना लिया अपनी मर्जी का, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, अपनी मर्जी का कस्टमाइज हो गया। इसको मैं यहाँ पे इजीली बड़ा करके देख सकता हूँ, 3 आवर्स, 1 आवर, 5। देखें मेरे पास 1 सेकंड तक की मॉनिटरिंग आ रही है, मैं यहाँ से इजीली देख सकता हूँ। लेकिन डिटेल मॉनिटरिंग मुझे कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 1 मिनट की प्रोवाइड करेगा, जाहिर है उससे ज़्यादा की नहीं करेगा। लेकिन डैशबोर्ड मुझे 1 सेकंड तक का आ रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट भी 1 मिनट है। ऑटो रिफ्रेश लगा दो, ऑटो रिफ्रेश मतलब हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, खुद ही रिफ्रेश होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की हैं और देखने की हैं। कस्टम मैट्रिक्स देख लें आप एक बार, ये आप असाइनमेंट रख लें अपना छोटा सा कि आप कस्टम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। हम मैट्रिक्स में आए और जैसे कि एकदम भी चल, आपने क्या करना है, आपने ये वाली कहाँ गया, फिर आपने कोई एजेंट इंस्टॉल करना है अपने पास, उसके थ्रू डेटा सेंड करना है। पूरा प्रोसेस आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, कुछ भी डिटेल नहीं होगी, प्रोसेस मिल जाएगा। अच्छा, कस्टम मैट्रिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ खुद ही बताएं, कुछ भी सोच के। आप इतने दिनों से ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाम बताएं कुछ भी। आपके पास हो सकते हैं CPU के जो ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। डिस्क के बना सकते हैं आप, ऑलरेडी हैं ये भी। रैम के नहीं है, रैम के बहुत ज़रूरी हैं। और कौन कौन से? किसी पर्टिकुलर पोर्ट के लिए बना सकते हैं कि अगर वो पोर्ट, उस पोर्ट पे ट्रैफिक पोर्ट के बना सकते हैं, बिल्कुल। नेट स्टेट कर देते हैं उसको हम, नेट स्टेट। और क्या कर सकते हैं हम? स्वैप स्पेस के बना सकते हैं। और बताएं कोई पर्टिकुलर कितने टाइप के होंगे? आईपी। हाँ, आईपी सब नेट स्टेट में आ जाएगा। CPU में कितने टाइप के होंगे? एक्टिव आपके CPU कितने हैं? गैस कितने हैं? और क्या क्या होते हैं? आइडल होते हैं इसमें। और क्या क्या होता है? सिस्टम होता है। और क्या क्या होता है? यूज़र होता है आपके पास, और स्टील होता है। तो इस CPU के ये सारे मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। जब भी आप CPU को मॉनिटर करेंगे सब चीज़ें ऑप्शन होंगे। डिस्क में आपके पास क्या क्या हो सकता है? फ्री होगा सबसे पहले, फिर क्या होगा? यूज्ड होगा। स्टील क्या है ये सीपीयू के आगे? ये सारी इसकी सब तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें इसके आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। कितने एक्टिव CPU हैं, कितने गैस हैं, कितने आइडल हैं, कितने सिस्टम हैं, यूज़र कितने हैं, स्टील कितने, ये हम सब देखते हैं। डिस्क में हमारे पास कौन कौन सा होगा? फ्री होगा, यूज्ड होगा, और एक रख लेते हैं टोटल। और क्या होगा डिस्क में? आपके पास डिस्क का IO होगा, कितने राइट्स हैं उसमें, है ना, कितने रीड्स हैं उस पर। और क्या होगा? कितने बाइट्स में, और कितना उसके IOPS है। रैम पे क्या क्या होगा आपके पास?
फ्री होगा, फ्री रैम होती है, कितनी रैम आपकी इनएक्टिव है और कितनी आपकी यूज्ड है, और क्या हो सकता है, टोटल हो सकता है, और आपके पास कैश हो सकता है। अब हम आए थे आपके नेट स्टेट पे, कितनी नंबर ऑफ आपके पास सॉकेट है, नंबर ऑफ सॉकेट में आपके पास क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ टीसीपी, और दूसरा कौन सा होता है, यूडीपी कनेक्शन। आपके पास नेट पैकेट्स कितने हैं, और आपके पास क्या क्या आ सकता है, बाइट्स आ जाती हैं इसमें। प्रोसेस में हमारे पास क्या क्या आएगा, टोटल प्रोसेस रख लेते हैं सबसे पहले। फिर कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो डेड हो गए, ब्लॉक प्रोसेस आ सकते हैं हमारे पास, ब्लॉक आई थिंक इस तरह से होता है, इडेला आ सकते हैं हमारे पास, और कौन कौन सा आ सकते हैं, रनिंग आ सकते हैं, और आ सकते हैं स्लीप। स्वैप मेमोरी में क्या क्या हो सकता है हमारे पास, फ्री हो गई सबसे पहले, यूज्ड हो गई, फिर आपके हमारे क्या हो गई, यूज की परसेंटेज हो गई। और हमें कितना याद है, हमारे पास हाई लेवल में क्या आ रहा था, डिस्क आ रहा था जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था, सीपीयू आ रहा था, नेटवर्क आ रहा था, और क्या आ रहा था, ये सब हमारे हाई लेवल है। हाई लेवल मतलब बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी होते हैं ये तीनों। सही है, लेकिन हम अपनी मर्जी से ये सारे देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लें, इसका अलग से कोई टाइम निकाल के पढ़ लेना, ये सारे बड़े काम आएंगे आपके मॉनिटरिंग में। इसके अलावा क्या कौन से होंगे, इसके अलावा लॉग्स होंगे, आपके एप्लीकेशन के लॉग्स वगैरह, ये सब चीज़ें होंगी, उसमें मैट्रिक वगैरह नहीं होंगी, लेकिन ये सारे आपके सिस्टम मैट्रिक्स हो सकते हैं। ये मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, बाद में कर दूँगा, आप यहीं लिख लेते हैं। तो हम आगे देखते हैं, डिटेल मॉनिटरिंग भी आपको समझ आ गई, कस्टम मैट्रिक 1 सेकंड पे जा सकता है मिनिमम, और कस्टम मैट्रिक आपकी एक एपीआई कॉल करता है। आप एग्जांपल के तौर पे कस्टम मैट्रिक आपका कहाँ रख चल रहा है, आपकी EC2 में चल रहा है, या आपके लैम्डा में चल रहा है, या आपके कंटेनर में चल रहा है, या आपके और कौन कौन सी मशीन्स हैं, प्लास्टिक बीन स्टॉक में चल रहा है, और कोई है मशीन्स, नाम बता सकता है कोई? सर आप क्या बोल रहे हैं? कस्टम मैट्रिक हम कहाँ रन कर सकते हैं, अपने EC2 में रन कर सकते हैं, ठीक है और कहाँ कर सकते हैं, सर, कंटेनर में, पॉड में, कंटेनर में, पॉड में, अपने लैम्डा फंक्शंस में, लैम्डा में, फिर इसके अलावा अच्छा लैम्डा फंक्शन में तो नीड नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो हमें प्रोवाइड खुद कर देता है सारी चीज़ें। लैम्डा तो फंक्शन है, वो कोई मशीन भी नहीं देता, उसमें तो मॉनिटरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो जो आपका कस्टम मैट्रिक है वो आपको क्या करेगा, वो एक एपीआई कॉल करेगा। मतलब मेरा EC2 है, EC2 में एक एजेंट चल रहा है, वो एजेंट क्या करेगा, एक एपीआई कॉल करेगा, इस पे क्लाउड वॉच की कोई एपीआई होगी, वो कॉल करेगा, और वो कॉल करके क्या करेगा, क्लाउड वॉच पे लॉग्स को रख देगा, है ना। तो इस एपीआई का नाम क्या होगा, ये भी बड़े काम का है, इसको आप याद रखेंगे। इस एपीआई का नाम होता है, इसका नाम होता है आपके पास पुट मैट्रिक डेटा। मतलब क्लाउड वॉच एजेंट कौन सी एपीआई कॉल करेगा, पुट मैट्रिक डेटा। ये एपीआई कॉल करेगा आपका एजेंट, और वो आपकी क्लाउड को डेटा पहुंचाएगा। सर ये पुट इसलिए कि वो अपडेट कर रहे हैं, या मतलब इसमें ऐड मैट्रिक डेटा या और डिलीट मैट्रिक डेटा पुट ऐसा कर भी रहा होता है है? ना, डेटा पुट कर रहा है। नहीं नहीं, मतलब अगर डिलीट कर रहा है कोई तो किस उसके लिए एपीआई क्या डिलीट मैट्रिक डाटा होगी, या एपीआई सेम ही होगी? नहीं, अब वो तो सिर्फ पुट कर सकता है ना एजेंट, एजेंट तो लीड नहीं कर सकता, सही। वो तो सिर्फ भेज रहा है, सेंड कर रहा है। उसका तो काम नहीं है कि वहाँ पे जो हो रहा है सारा काम आप मैनुअल करेंगे, आप रिटेंशन से करें या कहीं और से खुद मैनुअल करें। इसका काम है सिर्फ इसके बाद जो लॉग्स हैं वो सेंड करता रहेगा, हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद। मिनिमम हमने कितना रखा है डिटेल मॉनिटरिंग का कस्टम मैट्रिक्स में?
कितना है मिनिमम, कितना सेकंड का कस्टम मैट्रिक बना सकते हैं? 1 सेकंड। 1 मिनट बाय डिफॉल्ट है। मिनिमम कितना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड है मिनिमम, उसका 1 सेकंड है। और जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, ये यूज़ करेंगे, लेकिन मिनिमम कस्टम है ना। 10 सेकंड मैंने क्या बताया था? 10 सेकंड मैंने अलार्म बताया था। तो अलार्म लग सकता है मिनिमम आपका 10 सेकंड में लग सकता है। जी सर 10 सेकंड। सही है। कस्टम मैट्रिक जो है 1 मिनट बाय डिफॉल्ट है, मिनिमम 1 सेकंड है। और EC2 पे कितना होता है मिनिमम डिटेल मॉनिटरिंग? 5 मिनट तो बाय डिफॉल्ट है ना। डिटेल कितनी होती है? 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट की 1 मिनट की होती है। 5 मिनट जो होती है उसकी बाय डिफॉल्ट होती है। सही है। तो ये बड़े काम आएंगे छोटे छोटे टॉपिक आपके। पुट मैट्रिक डेटा API का याद रखना बिल्कुल, और ये नहीं भूल जाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अलार्म में, अलार्म अभी हमने देखा था, अलार्म में हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रही थी? नोटिफिकेशन आ रहा था SMS, जो हम ट्रिगर करा सकते हैं। और क्या आ रहा था? ऑटो स्केलिंग ग्रुप आ रहा था। और क्या आ रहा था? EC2 एक्शन आ रहा था। और भी 2-3 चीज़ आई थी जो हमने यूज़ नहीं करी, पता नहीं क्या। ऑटो स्केलिंग ग्रुप अलार्म क्या कर सकता है? आपको क्या लगता है? मिनिमम होते हैं उस पर और मैक्सिमम होते हैं, उसी को कम ज़्यादा कर सकता है। आप कर सकते हैं अगर मेरी नेटवर्क पे जितनी आए तो मेरे अलार्म जो है, जो मिनिमम मेरे स्टैंड से वो कर दो 2, अगर इतनी आए तो मैक्सिमम 10 तक जा सकते हो। तो 1 बाय 1 इंक्रीज़ करता रहेगा। अगर अभी एग्जिस्टिंग है वो 2 पे, अलार्म ने कुछ डेटा भेजा, उसने क्या करा? 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7, 8, 9, 10 पे रुक जाएगा। अगर 10 पे भी अलार्म बजा, आपको नोटिफिकेशन लगा दें, 11 नहीं करेगा, कि मैक्सिमम 10 है। अब मिनिमम आप जाओगे 9 पे, 8 पे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 पे रुक जाएगा, 1 नहीं करेगा। अगर अलार्म बज भी जाए जब भी 1 नहीं करेगा, क्योंकि आपने मिनिमम 2 दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप इन सबको जो ना एक बार प्रैक्टिस में लाएं, फिर मुझे बताएं क्या इश्यूज आ रहे हैं आपको, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर हम उसको साथ मिलकर सॉल्व करें। और क्लाउड वॉच में ग्रुप किस तरह बनता है? क्लाउड वॉच ग्रुप जो होता है आपका, उस ग्रुप में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप होता है आपके पास सबसे पहले, उसके बाद लॉग स्ट्रीम होती है। उस लॉग स्ट्रीम में आपके पास क्या होता है? लॉग इवेंट होते हैं। इवेंट में आपके पास होता है डेटा, होता है जो भी डेटा है। और लॉग्स में आप क्या कर सकते हैं? आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर के ब्याज पे आप क्या कर सकते हैं? मैट्रिक बना सकते हैं। और मैट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अलार्म बजा सकते हैं। अलार्म हमेशा मैट्रिक के साथ ही बजेगा, लॉग के साथ बजाने के लिए आपको फिल्टर इस पर बनाना पड़ेगा ताकि वो मैट्रिक पे आए। तो बहुत सारे इसमें एडवांस टॉपिक हैं आपके पास। और नहीं, मैट्रिक्स तो अभी तो समझाया मैंने। हाँ, अगर आपको कोई, अब देखें कोई बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स तो आ रहे हैं, उस पर तो आप अलार्म बना सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक आप अपनी मर्जी का बनाना चाह रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि लॉग्स के अंदर कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही हो, तो आप क्या करेंगे? लॉग फिल्टर बनाएंगे। ऐसा कुछ है ना, आप अपनी मर्जी के आधार लॉग फिल्टर, अभी हमने करा था डेप्रिकेटेड, तो फिर वो मैट्रिक पे आएगा, तो उस पर अलार्म बन जाएगा। जैसे आपने कहा कि आपकी जैसी एप्लीकेशन में 404 आए, तो आप क्या करो? आप उसको फिल्टर करके रख लो और उस पर एक मैट्रिक बना के अलार्म कॉल करवा दो। अलार्म पे क्या हो सकता है? आपकी मर्जी, नोटिफिकेशन लगाओ, ऑटो स्केलिंग ग्रुप चलाओ, या कुछ और करो।
तो टाइम हमारा क्या होगा, ऑलमोस्ट 11 बज गए हमारे। और हमारा सर हमारी जो रिसोर्स वगैरह पे कॉस्ट वगैरह आती है, क्या उसके मैट्रिक्स बन सकते हैं? रिसोर्स पे जो कॉस्ट आती है उसके मैट्रिक्स बन सकते हैं, उसके नहीं AWS ने हमें पहले से प्रोवाइड करा हुआ है, कॉस्ट के नहीं है, बनी बनाई सर्विस है आपकी। और उसका मैं नाम बता देता हूँ। तो ये बंद क्यों हो गया? सर बस एक्सरे और वो क्लाउड ट्रेल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें दोनों का, थोड़ा थोड़ा सा। क्लाउड ट्रेल का मैं देता हूँ, एक्स्ट्रा का हम अगली क्लास में रख लेते हैं। अब अगली क्लास ना हमें वीकडेज में रखनी पड़ेगी, और उसका मैं आपको टाइम बताता हूँ। देखें AWS के ना कॉस्ट मैनेज के पहले से ऑप्शन बने हुए हैं आपके पास। जो आपका बिलिंग क्या कर रहे हैं, बिलिंग अलर्ट, बिलिंग के नहीं है, आपके पास पहले से सर्विसेज बनी हुई है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे इसका नाम याद नहीं है, यहाँ पर आ रहा होता है। कॉस्ट एक्सप्लोरर, सही है, बजट, मार्केट सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन कॉस्ट प्रोफाइलर। तो कॉस्ट एक्सप्लोरर आपको काम आ जाएगा, बजट आप बना सकते हैं अपना। तो ये सारी सर्विस ऑलरेडी अलग से हैं, इसमें आप क्लाउड वॉच की नीड नहीं है। आप अपना कॉस्ट एक्सप्लोरर लगा दें, अपने बिलिंग के ऊपर कोई ईमेल एड्रेस सेट कर दें कि अगर इतनी बिलिंग रीच करे तो इतना मुझे ईमेल आ जाए। तो ये सारी चीज़ें की सर्विस अलग से बनी हुई है, आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड ट्रेल हमने बहुत सारी बार यूज़ करा है। क्लाउड ट्रेल पे मुझे बताया क्या क्लाउड ट्रेल का क्या फ़ायदा होता है। यहाँ बजट बन जाता है ना, ये रहा, आप अपना बजट बना दो। अच्छा क्लाउड ट्रेल अभी नहीं, बजट हमने बनाया नहीं। हाँ जी अच्छा दानियल किसी को सर ने याद है जो बजट बनाया था क्लाउड ना ट्रेल पे हम वो क्या ये। कर रहे थे? क्लाउड ट्रेल पे हमने क्या करा था, किसी को याद है? देखिए उन्होंने RDS का बजट बनाया हुआ है 1.95 और एक्सीड हो चुका है ये। तो उसने क्या करा, अलार्म बजा दिया, अलर्ट कर दिया। अलर्ट पे आप कुछ ईमेल लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो ये पूरा बजट आ रहा है। कब कब कितना कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप अपनी मर्जी का एक बजट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट बजट, कॉस्ट बजट, रिकमेंड, यूज बजट, सेविंग प्लान, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। सही है, तो इसकी अलग से सर्विस मौजूद है। सेट योर बजट, कॉन्फ़िगर अलर्ट। कॉन्फ़िगर अलर्ट में आप अलार्म लगा दें, SMS लगा दें, जो भी आपको लगाना लगा दें। अटैच एक्शन भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, रिव्यू करके बना दें। मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, एनुअल चाहिए, फिक्स चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा $10 का बजट आ जाए फिक्स मंथली, सही है। और तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या सर्विस है, फ़िल्टर लगा दें यहाँ पे, नेक्स्ट कर देते हैं उसको। बजट का नाम नहीं दिया हमने, कुछ भी लगा देते हैं। अलर्ट है यहाँ पे आ गया हमारे पास, 8 अलर्ट थ्रेशोल्ड, कितने पे अलर्ट हो जाए, कितनी % अमाउंट हो, कितना हो, सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। एक्शन अलर्ट, अभी हमने कोई अलर्ट लगाया नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं बजट में, ठीक है। क्लाउड ट्रेल हमने याद कर लें किसने यूज़ करा था। अच्छा सर दानियल ने बनाया था बजट, अच्छा। सर एक सर्विस दूसरी सर्विस को जब कॉल करेगी तो उसके लिए जो लॉग्स जनरेट होंगे वो मेरे ख्याल में क्लाउड ट्रेल दिखाता है। नहीं 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 नहीं, क्लाउड ट्रेल ना ओवरऑल आपके AWS को देख रहा होता है। ओवरऑल आपकी AWS पे कितनी भी इंटीग्रेशंस हैं, कुछ भी है, आप क्लाउड ट्रेल पे देख सकते हैं। इसका डैशबोर्ड देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है,
देखें पुट डैशबोर्ड, अभी हमने यही करा था, इसमें आ गया क्लाउड ट्रेल ने, मतलब अगर आपने अपना अकाउंट क्रेडेंशियल किसी को दिया हुआ है और आप देखना चाहते हैं उसने क्या क्या करा है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या था, मॉनिटर इंस्टेंस, EC2 लॉग्स एक्सपोर्ट कर रहे थे हमने देखें एक्सपोर्ट करा भी नहीं था, जबकि हमने खाली एक्सपोर्ट पे क्लिक करा था, इसने वो भी बता दिया। क्रिएट लॉग स्ट्रीम ये हमने कर रहे थे, और क्या क्या कर रहे थे, आज की हमारी पूरे इवेंट्स की डिटेल आ जाएगी थे क्लाउड ट्रेल। मॉनिटर इंस्टेंस, क्रिएट, पुट, रिटेंशन पॉलिसी हमने पुट करी नहीं थी लेकिन इसने हमें बता दी। क्रिएट लॉग ग्रुप, साइज इज आगे इंस्टेंट ऑथराइज सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, पुट मैट्रिक अलार्म, पुट मैट्रिक फिल्टर, ये सब चीज़ें हमने चलाई हैं। टेस्ट इवेंट पैटर्न सब आज की तारीख आ रही है, अभी की डेट आ रही है। पुट, क्रिएट, डिलीट 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 सब आ रहा है इसमें, एक एक चीज़ का लॉग आ रहा है और पूरा हम यहाँ से बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। कितनी देर का आ रहा है हमारे पास, रीड ओनली आ रहा है, और हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, फॉल्स हटा दो यहाँ से, सही है, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपने 3 आवर्स का, फिर 12 आवर्स का। आज हमारा सुबह का भी आ जाएगा जो हमने चीज़ें कही थी, डैशबोर्ड, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। अच्छा पेज 2 आ रहा है यहाँ पर, पेजिनेशन बनी हुई। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ तो क्लियर फिल्टर, पता नहीं कहाँ गया। आप अथीना का एक टेबल भी बना सकते हैं। अथीना क्या होता है कि क्यूरी वाला टेबल होता है कि आप इस पर क्यूरी लगा दें अपनी मर्जी की और अपनी मर्जी का एक टेबल बना दें। टेबल कौन सा होता है, SQL वाला टेबल, मतलब आप अपनी मर्जी का इसका स्कीमा बना के SQL का टेबल लगा दें, और अगर किसी को एनालाइज करना है तो वह एनालाइज भी कर सकता है इसके ऊपर। मतलब इसके ऊपर भी डेटा इंटीग्रेशन हो सकती है कि आपका कितना खर्चा हो रहा है। आप क्या करें, इसके थ्रू एक अथीना का टेबल बना दें। अथीना का टेबल का मतलब क्या है, एक डेटाबेस बनेगा SQL का और उसमें आपका सारा रिकॉर्ड चले जाएगा, वो फिर उस डेटाबेस से आप फेच करके कोई भी डैशबोर्ड दिखा दें और डैशबोर्ड को देखते रहें। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास होता है यहाँ पर। ऐसे क्लाउड ट्रेल बहुत डिटेल हो जाएगा, मैं काफ़ी डिटेल चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। आप क्लाउड ट्रेल अपनी मर्जी का भी क्रिएट कर सकते हैं इनसाइट, मतलब आप अपनी मर्जी की भी चीज़ें क्लाउड ट्रेल में ला सकते हैं। वो कहाँ सेव होंगी, अमेजोन S3 में सेव होंगी। क्लाउड बोर्ड लॉग्स भी आप इनेबल करा सकते हैं, तो क्लाउड ट्रेल का ये फ़ायदा है। अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आपने एक CI/CD पाइपलाइन बनाई, CI/CD पाइपलाइन याद है किसी को, या आप डिटेल जर्नल भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक तो ट्रेल ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है कि अपनी मर्जी से भी आप डिटेल में क्रिएट कर सकते हैं। कोड पाइपलाइन याद है किसी को, कोई रिपीट कर सकता है? कोड पाइपलाइन के स्टेप बताएं मुझे सारे, कोई भी एक बताए। सर कोड कमिट, फिर कोड बिल्ड, फिर कोड डिप्लॉय। सबसे पहले कोड आया, अपने डेवलपर ने कोड कमिट पे पुश कर दिया, सही है। ठीक है, फिर आप ले गए कोड बिल्ड पे, आपने बिल्ड बनाई, टेस्ट करा, सही है बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने डिप्लॉय। डिप्लॉय एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि जिस सर्विस पे आप डिप्लॉय करने जा रहे हो वो सर्विस अवेलेबल ही नहीं है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सर ये तो IAM यूजर को पॉलिसी देनी पड़ेगी ना ताकि वो डिप्लॉय कर सके। नहीं वो एरर ये दे रहा है, इस नाम की कोई इंस्टेंस है ही नहीं, इस नाम की कोई सर्विस है ही नहीं, मैं डिप्लॉय कहाँ करूँ। नहीं सर, एरर समझ में नहीं आया, मतलब एरर बोल रहा है, आपने बोला है कि ना इलास्टिक बीनस्टॉक पे डिप्लॉय कर दो, बहुत शॉर्ट में एरर ठीक बोल रहा है। है इस नाम का इलास्टिक बीनस्टॉक है ही नहीं आपके पास, है ही नहीं, रखा हुआ ही नहीं है, मैं क्यों डिप्लॉय, मैं कहाँ डिप्लॉय करूँ। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या समझ आ रहा है क्या हुआ वहाँ पे? कोई भी बता सकता है, बाकी लोग हैं, आप लोग भी बताएं। सर आप बोल रहे हैं कि इलास्टिक बीनस्टॉक का कोई इंस्टेंस उस नाम का उसको नहीं मिला जो नाम हमने हाँ उसको दिया उसको है। मिला ही नहीं, वो बोल रहा है ही नहीं, क्रिएटेड ही नहीं, इलास्टिक बीनस्टॉक को EC2 को कुछ भी वो बोल रहा है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है।
तो बिल्कुल आपने सही आंसर बताया। आप क्लाउड ट्रायल में जाके चेक करेंगे कि भाई किसी ने डिलीट तो नहीं कर दिया, या था भी या नहीं था। अब आप तो जाएंगे इलास्टिक मिन स्टॉक पे या EC2 पे, आप देखेंगे वहाँ सर्विस होगी नहीं, जाहिर सी बात है, एरर जब भी आ रहा है ना सर्विस है नहीं। अगर सर्विस है अवेलेबल तो एरर आ रहा तो अलग बात है, फिर तो हम IAM परमिशन देखेंगे, ये सब देखेंगे। अगर सर्विस भी अवेलेबल नहीं है फिर आप क्या करेंगे? आप किससे पूछेंगे कि भाई यहाँ तो सर्विस थी, कहाँ गई? किससे पूछेंगे आप बताएं? बिल्कुल 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 आपने परफेक्ट बताया। आपका नाम मैं भूल गया था, नाम बताया ना? अजीज़ और रहमान, बिल्कुल आपने परफेक्ट बताया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक्चुअली मेरे पास यहाँ नाम शो नहीं हो रहा था, सॉरी। तो बिल्कुल ऐसा ही उसने बताया जैसा अजीज़ रहमान ने, कि हम किससे पूछें। कि मैं बोलूँगा कि भाई अभी तो यहाँ सर्विस थी, कहाँ गई? या अमेज़ोन पे कल तो चल रही थी, आज कहाँ है वो? अब मैं किससे पूछूंगा? मैं जाके हिस्ट्री चेक करूँगा कि भाई इस नाम की एक सर्विस थी, वो अब क्यों नहीं है। अगर किसी ने डिलीट करी तो किसने करी, उस यूज़र की आईडी क्या है, मैं उस पर जाके कंप्लेंट करूँ या उससे पूछूँ या कुछ भी करूँ। मैं कहाँ से चेक करूँगा? हिस्ट्री से चेक करूँगा। हिस्ट्री मुझे मिलेगी क्लाउड ट्रायल से। क्लाउड ट्रायल मुझे बताएगा कि भाई इस नाम की सर्विस है, ये है, और आप इसने ये कल इस टाइम पे इस अकाउंट के जरिए डिलीट हो चुकी है, या जो भी हुआ है, या नाम चेंज हो गया इसका, ओवरऑल कुछ भी होगा। तो आप क्लाउड ट्रायल पे जाकर हमेशा ट्रैक करेंगे और वहाँ से देखेंगे। अगर आपकी कोई चलती हुई सर्विस गायब हो गई अचानक, तो आपको क्या पता किसने करी है? आप तमाम AWS के यूज़र से पूछेंगे जो जो उस पर हैं कि किसी ने डिलीट तो नहीं करी। तो ऐसा तो नहीं है ना, आपके पास हिस्ट्री मौजूद है ना, तो आप क्लाउड ट्रायल पे आके देखेंगे। ठीक है, क्लाउड ट्रायल में डिटेल क्लाउड ट्रायल चेक कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और काफ़ी इसमें अच्छी डिटेल आपको मिल जाएगी। और बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें आ रही होती है। अगर आप चाहें अपनी मर्जी का क्लाउड ट्रायल बनाना, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। सर AWS से एक्सरे बता रहे हैं सर जल्दी से। एक्सरे करनी हम दूसरी क्लास रख लेते हैं। एक्सरे बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे है भी नहीं। एक्सरे काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मैं चाह रहा हूँ कि इसके लिए हम एक और क्लास रखें, लेकिन वो हमें वीक डेज में रखनी पड़ेगी। तो आप लोग बताएं कि कब रखनी चाहिए, तो ग्रुप पे हम डिस्कस कर लेंगे। चलें, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करें। और आज दो हमने क्लासेस ली हैं 3-3 घंटे की, तो आप लोग प्रैक्टिस सर करें जाकर। कल इसी टाइम पे रख लें सर, कल 9 बजे भी। कल 9 बजे देखते हैं हम, लेट्स सी क्या टाइम रखें, हम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। आप लोग जाके प्रैक्टिस करें। आप आज हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए, क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल। तो क्लाउड ट्रेल तो बिल्कुल बेसिक है, इसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको बस समझ में आ गया। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना इसको। हमारे क्लाउड वॉच कवर हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन कवर हो गया। आप जाकर उसको प्रैक्टिस करें, फिर हम क्लाउड एक्सरे देखेंगे इंशाल्लाह। फिर एक्सरे को किस तरह बनाना है, किस तरह करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ से चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, स्पॉट रिक्वेस्ट में ना मुझसे एक स्टूडेंट सवाल कर रहे थे, स्पॉट डिस्टेंस क्रिएट हो गई, बंद नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपको स्पॉट रिक्वेस्ट ख़त्म करनी होती है यहाँ से। तो ये आपके पास स्पॉट है, आप एक्शन करते हैं, कैंसिल करते हैं रिक्वेस्ट को। अभी क्या करता है, खुद ही जाकर रिक्वेस्ट कैंसिल करता है, खुद ही जाकर डिलीट भी कर देता है। थोड़ी देर में ना खुद ही इसको बंद भी कर देते हैं, शट डाउन हो रहा है। आप यहाँ से इसको टर्मिनेट करवा दें। पूछें। क्लाउड फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड से मुराद है जो हम मैनुअल AWS में सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, वो हम बाय कोड क्रिएट कर सकते हैं। अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर EC2, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, VPC, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें आती हैं वो हम एक टेम्पलेट फाइल बनाएंगे, और टेम्पलेट फाइल को जैसे ही हम उसमें इंटीग्रेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो पूरा टेम्पलेट क्रिएट करके दे देगा हमें।
कि हम जो भी हम कंसोल के थ्रू करते हैं वो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे फाइल के थ्रू। जेसन या वायरमेश, बिल्कुल। तो ये भी हमारे पास बंद हो गया, क्रिएट हो गया। और डिटेल मॉनिटरिंग हमने ओपन करी थी, वो भी बंद हो गई होगी। और तो कुछ नहीं रह गया इसमें। तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। रिकॉर्डिंग पॉज, स्टॉप रिकॉर्डिंग। Recording stopped.